नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का आपके प्रोग्राम कहानी कुर्सी की में। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ और आज हमारा बिल्कुल नॉर्मल हाउस है। सब कुछ अपने समय से भी चल रहा है। प्रोफेसर साहब पहुंचने वाले हैं, समीर जी आ चुके हैं प्रोग्राम में, विजय त्रिवेदी जी आ चुके हैं, त्रिपाठी जी प्रोग्राम में आ चुके हैं। तो बिल्कुल आज सामान्य जैसा आप देखते हैं कहानी कुर्सी की वैसा। बंगाल में कल सेकेंड फेज के लिए 142 सीटों पर वोटिंग होने जा रही है और आप सब जानते हैं कि इससे पहले कितना हाई हिटेड कैंपेन चला है और 2021 के आंकड़ों के मुताबिक ये भी पता चलता है कि तृणमूल कांग्रेस दूसरे फेज में बहुत मजबूत है। लेकिन इस बार बीजेपी टीएमसी को जोरदार टक्कर दे रही है, इसमें कोई शक नहीं है और तमाम विश्लेषकों का यह मानना है कि बीजेपी की सीटें बढ़नी चाहिए। लेकिन क्या बीजेपी वो जो मैजिक नंबर है वहां तक पहुंच पाएगी सरकार बनाने के लिए जो जरूरी है, इसी पर संशय है या इसी पर सवाल है जो पता चलेगा 4 मई को। लेकिन 19 घंटे के बाद बंगाल में फाइनल वोटिंग जो है वो हो जाएगी। उससे पहले बंगाल में क्या हो रहा है वो आपको हम बताते हैं। इस वक्त सारा जोर बीजेपी का किसी भी तरीके से यह मैसेज देने में है कि आपको डरना नहीं है, खुलकर आइए, बाहर वोट कीजिए, क्योंकि बीजेपी को यह लगता है कि उसका वोटर टीएमसी के दबाव में वोट नहीं करता और उसको पोलिंग बूथ तक लाना, सुरक्षित वो अपने आप को महसूस करे और वो अपने आप को सुरक्षित वोटिंग के बाद नहीं, काउंटिंग के बाद भी महसूस करे, ये भी उसको भरोसा देना, ये बीजेपी की सबसे बड़ी चिंता दिखाई दे रही है। अब इसको लेकर के कुछ विवाद भी हुए हैं। जैसे एक तस्वीर आपकी स्क्रीन पर इस वक्त चल रही है, जो लोग यूपी में रहते हैं वो शायद इनका चेहरा देख के भी इनको पहचान जाए। ये उत्तर प्रदेश के एक चर्चित आईपीएस अफसर हैं, इनका नाम है अजय पाल शर्मा। कल से इनके बहुत सारे वीडियोस आपके फोन पर आए होंगे, तो आज कहानी कुर्सी में शुरुआत हमने सोचा इसी से करें। इनकी वीडियोस पर क्यों इतना विवाद है, टीएमसी इन पर इतना क्यों आग बबूला है कि कह रही है अजय पाल शर्मा चले जाओगे तुम 4 मई के बाद, यहां से घसीट के लाएंगे तुमको और कोर्ट में पेश करेंगे, कानून अपना काम करेगा। ऐसा क्यों कहना पड़ा टीएमसी को? अमित शाह को क्यों कहना पड़ रहा है कि 4 मई के बाद भी 60 दिन तक सेंट्रल फोर्सेस जो है वो तैनात रहेंगी, इसकी बात भी करेंगे। लेकिन पहले ही अजय पाल शर्मा जो हैं, इनको साउथ 24 परगना का ऑब्जर्वर बनाया गया है। तो ये पुलिस के साथ, सीआरपी के साथ घूम रहे हैं जगह जगह पर। फिर जो कुछ एक जगह जाके इन्होंने, जैसे कुछ इलाके के कुछ नामचीन होते हैं बदमाश, उस तरीके से भी इन्होंने एक जगह जाकर के एक व्यक्ति का नाम लिया। ये गली गली जाकर चेकिंग अभियान चला रहे हैं। और फिर टीएमसी के एक फाल्टा सीट से कैंडिडेट हैं जहांगीर खान, जिनके बारे में आपको कह रहा था, इनके ये कुख्यात हैं वैसे, जो वहां पर ज्यादा लोग बताते हैं और इनको माना जाता है कि अभिषेक बैनर्जी के बड़े क्लोज हैं ये, और ये वहां पर वोटर्स को इन्फ्लुएंस करते हैं, ये इन पर आरोप है। तो अजय पाल शर्मा वहां पर पहुंचे और वहां उन्होंने जहांगीर खान का नाम लेकर बड़े सख्त लहजे में कहा कि भाई कोई इस बार इधर उधर की बात मत करना, नहीं तो सबका इलाज किया जाएगा और कायदे से सबका इलाज किया जाएगा। अब ये योगी आदित्यनाथ की पुलिस के सिंघम कहते हैं कुछ लोग इनको। जब ये बंगाल पहुंचे तो वहां जाकर इन्होंने सीधे जो ममता बनर्जी के भतीजे हैं उनके खासम खास व्यक्ति को एक तरीके से सीधे चुनौती दी। तो वो वहां लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। तो मैं आपको पहले तो इनकी 2-3 तस्वीरें दिखाता हूं, ये किस अंदाज में वहां पर जाकर ऑपरेट कर रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं। कई जगह पुलिस वालों को भी डांट रहे हैं ड्यूटी ठीक से ना करने को लेकर। तो 2-3 इनके वीडियोस है। पहले जहांगीर खान वाली बात भी सुन लीजिए। आसपास के जितने भी लोग हैं अच्छी तरह से समझ लें कि अगर किसी ने बदमाशी करी तो उनका कायदे से इलाज किया जाएगा। फिर अगर कहीं से खबर आ गई कि किसी ने कोई खुराफात करने की, किसी को परेशान करने की कोशिश की है, तो फिर उसकी खबर फिर अच्छे से लेंगे हम। ये जहांगीर के घर वाले भी खड़े हैं, उसको बता देना कायदे से। ये बार बार जो खबरें आ रही हैं कि उसके लोग धमका रहे हैं, तो फिर अच्छे से खबर लेंगे, फिर बाद में रोना पछताना मत। तो यहां इन्होंने जहांगीर खान का नाम लिया। मैं आपको जहांगीर खान का पूरा बायोडेटा भी दूंगा और जहांगीर खान की बात भी आपको हम दिखाएंगे, उसने भी क्या कहा है। लेकिन इनका फाल्टा इलाके में किस कदर खौफ है जहांगीर खान का, इन तस्वीरों में देख के आपको लगा हो कि आईपीएस अफसर को नाम लेके चेतावनी देनी पड़ रही है। आईपीएस अजय पाल शर्मा जब जहांगीर खान का घर खोज रहे थे तो उनके साथ मौजूद बंगाल पुलिस के अधिकारी अनजान बनने की कोशिश कर रहे थे, कह रहे थे एड्रेस नहीं है। वहां भी देखिए क्या हुआ। 1 महीना हो गया कि नहीं? नहीं सर, मेरा तो घर यहाँ पे नहीं है ना सर। आपका घर कहीं हो? एफएसटी तो यही एरिया ना? ये तो यहीं कर रहे हो ना, तो आपको एरिया पे एफएसटी का यही एरिया ना? ये जहांगीर खान का घर कौन सा है? उसके अंदर शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। शर्म, मैं बता रहा हूँ हल्के में जितना ले रहे हो ना, केसेस सबके खिलाफ रजिस्टर होंगे, जाएंगे सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन। दौड़ते रहना थोड़ा जल्दी।
टीएमसी के कैंडिडेट जहांगीर खान पर लोकल लोगों को डराने धमकाने का आरोप लगाया जा रहा है। शिकायत मिलने पर आईपीएस अजय पाल शर्मा अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। अच्छा, हैरानी की बात यह थी कि जो लोकल पुलिस थी या ग्रामीण थे वो जहांगीर खान का पता बताने में भी आनाकानी कर रहे थे, लेकिन आखिरकार अजय पाल शर्मा की टीम ने तलाशी के बाद जहांगीर खान का घर ढूंढ लिया और जब वो वहां पर पहुंचे तो वो भी हैरान रह गए, क्योंकि थाने में यह कहा गया था कि फोर्स नहीं है और जहांगीर खान के घर पर 10 की जगह 14 जवान तैनात थे। इसको लेकर के भी जब उन्होंने जानकारी मांगी तो उनको बताया गया कि जहांगीर खान को तो वाई कैटेगरी की सुरक्षा मिली हुई है, पुलिस वाले मिले में 10 उनकी सुरक्षा में तैनात रहते हैं। तो अजय पाल शर्मा ने कहा कि फिर 4 एक्स्ट्रा यहां क्या कर रहे हैं। आने वाले कह रहे हैं कि फोर्स नहीं है। हमारा ऐसे कह रहा कि 10 लोग हैं यहाँ पे, तुम कह रहे 14 लोग हैं यहाँ पे। तमाशा ही कहीं। तो ये सब हुआ जहांगीर खान को लेकर के, अजय पाल शर्मा ने जो कुछ किया और इसको लेकर के विवाद है। अब ये जरा जो कौन है जहांगीर खान, इनके बारे में बता दूं, इनकी बात भी सुन लीजिए आप। साउथ 24 परगना में डायमंड हार्बर लोकसभा सीट में एक सीट आती है फाल्टा। यहां से टीएमसी ने जहांगीर खान को कैंडिडेट बनाया है और बीजेपी का दावा है कि जहांगीर खान एक क्रिमिनल प्रवृत्ति के आदमी हैं। ये अभिषेक बनर्जी के क्लोज व्यक्ति हैं। बंगाल बीजेपी ने एक पोस्ट में लिखा है कि क्या आप जानते हैं कि जहांगीर खान कौन है? वो भाईपो, मतलब अभिषेक बनर्जी भतीजा, उनका दाहिना हाथ है, जो भाईपो के लिए चुनाव में धांधली करता है, बदले में हथियारों और गोला बारूद, जमीन हड़पने, तस्करी, मानव तस्करी, हत्या, बांग्लादेशियों को बसाने जैसे अपराधों में लिप्त एक गिरोह चलाता है। मैं फिर कह रहा हूं, ये बंगाल बीजेपी ने पोस्ट किया हुआ है और इस सब के बदले इस पोस्ट में लिखा है कि भाईपो को उसका हिस्सा दिया जाता है। 2024 में अभिषेक बनर्जी को फाल्टा से 89% वोट मिले थे, क्योंकि जहांगीर खान ने किसी और को वोट नहीं डालने दिया था और भाईपो उसे शौकत मुल्ला, जो उसका एक और गुंडा है, का मुकाबला करने के लिए तैयार कर रहा है। तो ये बीजेपी ने अपनी कहानी एक बताई कि ये क्यों आदमी कितना क्लोज है और एक तस्वीर डाली है साथ में। अब जहांगीर खान को क्या कहना है अपने बारे में और ये जो पुलिस ढूंढ रही है उनको इस तरीके से अजय पाल शर्मा ने चुनौती दी, ये देखिए। শুধু আজকে নয়, 15 বছর ধরে বিজেপি আমাকে অনেক ধমকানোর চেষ্টা করেছে, আমার সহকর্মীদেরকে অনেক ধমকানোর চেষ্টা করেছে, কিন্তু কিছুই করতে পারিনি। আজও আমি এই মঞ্চে কথা দিয়ে যাচ্ছি, 2026-এ আমাদের বিজেপি কিছুই করতে পারবে না। দম আছে রুখেনি। আমি জাহাঙ্গীর অনেক মঞ্চে বক্তব্য রেখেছিলাম, পুষ্পারাজ ঝুঁকে নেই। আমরা ঝুঁকতেও জানি না, আমরা রুখতেও জানি না। আমরা সারা বছর মানুষের কাছে মাথা নত করি, গণদেবতার কাছে আমরা মাথা নত করি। डायलॉग भी मार दिया जहांगीर खान ने, पुष्पा है, झुकेगा नहीं। अब लेकिन विवाद जहांगीर खान से ज्यादा हो रहा है अजय पाल शर्मा के ऊपर कि कैसे एक पुलिस वाला ऐसी भाषा बोल सकता है। तो त्रिपाठी जी, अजय पाल शर्मा को एनकाउंटर स्पेशलिस्ट कहते हैं, इतना तो हम लोग भी जानते हैं। हम जहाँ नोएडा में हैं, यहाँ के भी ये रह चुके हैं पुलिस अधिकारी। यहाँ के रह चुके हैं, उनके ऊपर बड़ी गंभीर जांच भी थी, हालांकि वो उसमें क्लीन चिट उनको मिल गई है। बड़ी गंभीर जांच थी उनके ऊपर और उनके नहीं, 2-3 आईपीएस ऑफिसर्स के ऊपर थी। लेकिन अजय पाल शर्मा एक, जिसको कहते हैं ना कि जो फोर्स में, पुलिस फोर्स में ऐसे अधिकारी जिनका थोड़ा जलवा बुलंद रहता है, उसमें शामिल हैं। वैसे तो किसी भी पुलिस वाले की किसी को हड़काते ऐसे तस्वीरें मैं कतई नापसंद करता हूं। पुलिस का काम ये नहीं है। लेकिन जिस जगह अजय पाल खड़े हैं, अगर वो वहां वो मीठी मीठी बातें करने गए हैं तो फिर उनको ऑब्जर्वर बना के भेजने की चुनाव आयोग को जरूरत क्यों पड़ती? जहां एक गुंडा, और ठीक है आरोप लगा है तो आरोपित गुंडा कह देते हैं जिससे और थोड़ा ठीक हो जाए, जहां एक गुंडा नहीं है, आरोपित गुंडों की श्रृंखला विधानसभा वार है, वहां पर तो ऐसा अधिकारी चाहिए ना भाई। और अजय पाल शर्मा क्या कर रहे हैं इसको देखने के लिए उनकी पृष्ठभूमि समझिए, वहां जो कर रहे हैं। पुलिस वहां सुरक्षा में है, वहां जो लोग हैं उनको उसका घर नहीं पता है, पुलिस फोर्स की कमी है, उसके यहां लोग बैठे हुए चाय नाश्ता कर रहे हैं। तो क्या करेगा जो पुलिस ऑब्जर्वर गया है, उसकी तो भाषा यही होनी चाहिए। और अगर ये नहीं होगी तो जरा आप ये भी कल्पना कीजिए
कि फिर क्या वहां निष्पक्ष बिना किसी भय वाला जो भरोसे वाले चुनाव की है वो क्या हो सकता है क्या? और मुझे लगता है कि जो पहला चरण हुआ उसमें जो सब शांति से हो गया, सब कुछ ठीक से हो गया, जरा सोचिए उसके बाद एक कांग्रेस कार्यकर्ता की हत्या हो गई, 2-3 जगह बीजेपी और तृणमूल के बीच में झगड़ा हुआ, तृणमूल की एक सांसद के ऊपर पत्थरबाजी हो गई, और अभी एक भाजपा के नेता के घर के बाहर पुलिस के गार्ड के ऊपर हमला हो गया। तो एक तरह से कहें कि बंगाल जो जैसे दिखता था फिर दिखने लगा। तो क्या ये सेकेंड फेज में वो कहते हैं ना कि हिसाब बराबर करने की कोशिश है क्या? और अगर हिसाब बराबर करने की कोशिश है तब तो अजय पाल शर्मा जैसे अधिकारियों की जिम्मेदारी, ये एटीट्यूड ठीक है आपके हिसाब से? एकदम दुरुस्त है, इसके अलावा हो ही नहीं सकता। चले, जब, अच्छा ठीक है। जब गुंडा होगा सामने तो आप उससे थोड़ा ना कहेंगे कि भाई ऐसा, अरे वो कोई किसी को मतलब किसी पीड़ित को थोड़ी ना समझा रहे। और मैंने आपको बताया था कि टीएमसी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करी अजय पाल शर्मा के ऊपर और कहा कि यहां से चले जाओगे जब तुम तो हमको घसीट के लाएंगे कोर्ट में, तुम्हारे ऊपर मुकदमा दर्ज होगा, तुम पे केस चलेगा। अब टीएमसी की सांसद है महुआ मोइत्रा, उन्होंने एक्स पर पोस्ट करके लिखा है, इन्हीं पर पोस्ट किया है, एक आईपीएस के लिए उन्होंने क्या लिखा है वो मैं आपको दिखा रहा हूं। तो महुआ मोइत्रा जो लिख रही हैं उनकी पोस्ट देखिए आप। मेरे फेयर एंड लवली बबुआ, सुनिए सर, देखिए मैं जरा पोस्ट देखिए महुआ मोइत्रा की। मेरे फेयर एंड लवली बबुआ, हीरोगिरी थोड़ा संभल कर कीजिए, ये लिखा है महुआ मोइत्रा ने। और इनको लेकर अखिलेश यादव ने भी पोस्ट किया क्योंकि यूपी के अफसर हैं। तो अखिलेश यादव ने लिखा कि बीजेपी से संभल और रामपुर में टेस्ट किए गए एजेंट बंगाल भेज दिए गए हैं, लेकिन बंगाल में दीदी हैं, दीदी रहेंगी। नहीं तो अखिलेश जी तो मतलब थोड़ा जाने अनजाने क्या कह गए ये भाई। अगर वो टेस्टेड आदमी है संभल और रामपुर का तब तो फिर ठीक जगह भेज दिया गया है। अगर उस तरह से कहें रामपुर का टेस्टेड मतलब कि आरोप है वोट नहीं डालने दिया मुसलमान। मैं कह रहा हूं भाई, वो कह रहे हैं वोट नहीं डालने दिए, लेकिन और चीजों के लिहाज से। और मैं तो मतलब मुझे अच्छा भी लगा खैर कि वो महुआ मोइत्रा जी कह रही हैं क्या फेयर एंड लवली बबुआ ना। हाँ। अब बाकी आप लोग समझिए, देखते ही आप। अच्छा ठीक है सर, आज समीर जी आए बड़े दिनों के बाद सर। समीर जी पहले बताएं, ये बताइए ये ठीक लगा आपको? समीर जी ने वैसे बहुत सारे सिंघम देखे भी महाराष्ट्र। यहाँ सिंघम प्रदेश से लौट रहे हैं। सिंघम प्रदेश। बाकी बातें जो है इनके लिए मैं ब्रेक में बताऊंगा। हाँ बताइए सर, बताइए, उचित है ये? नहीं, मुझे लगता है कि जिस माहौल में उनको भेजा गया और क्यों भेजा गया उनको, अजय पाल शर्मा को अगर भेजा गया तो कुछ सोच कर भेजा गया होगा ना। देखा गया होगा कि उनको कहाँ पर ड्यूटी लगानी है, कहाँ पर किस तरीके से गुंडे तत्व हावी है, और वो ऐसा जहांगीर इतना बड़ा गुंडा है कि वहाँ कोई छोटा अधिकारी इसके सामने काम नहीं कर सकता। तो ऐसे स्थिति जिसके ऊपर अभिषेक बनर्जी कहा तो उसको ठीक करने के लिए तो अजय पाल शर्मा जैसा अधिकारी चाहिए कि जो किसी से दबे नहीं। और मुझे लगता है कि इसी कारण उसको भेजा गया, वहां भेजा गया साउथ 24 परगना, जहां 31 में से 30 सीटें टीएमसी जीती नहीं, लेकिन वहाँ मुस्लिम वोटर्स भी ज्यादा है, वहां पर तमाम तरह के बम बनाए जाते हैं। वहां अगर आप 2021 का चुनाव देखेंगे तो सबसे ज्यादा बूथ पर जो बमबाजी की जो घटना हुई थी वो इसी क्षेत्र के अंदर हुई थी। तो मुझे लग रहा है कि इस बार चुनाव आयोग को लगा होगा कि भाई वो मामला बहुत संवेदनशील है, यहाँ वोटिंग जो है वो बहुत पीसफुल होना चाहिए, शांति से होना चाहिए। तो ऐसे आदमी को लाया जाए कि जो इस तरीके से मामले को बेहतर तरीके से हैंडल कर सके। तो मुझे लगता है उसके लिए भेजा गया होगा। लेकिन अजय पाल शर्मा को भी देखना चाहिए। लेकिन अब अधिकारी को भी पता है ना कि भाई आज की तारीख में तो रील का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है, उनका जाएगा, चर्चा होगी, तो उनके काम काज की ज्यादा सर इस वीडियो बनाया गया है और वायरल कराया गया है, बिल्कुल क्लियर है ये। हाँ तो वही तो कह रहे थे, वही ना, ये ऐसा नहीं किसी ने बना लिया है, वीडियो बनाया गया और किसको संदेश देने के लिए बनाया गया है ये भी उनको पता है कि किसको संदेश देना है। तो ये बताया गया उन लोगों को कि भैया आप अगर यहाँ नहीं हो तो ये वीडियो देख लो। कल जो 142 सीटों पर मतदान होगा तो किसी तरह की आप अगर अप्रिय घटना करने की कोशिश करोगे, तो कुछ बूथ कैप्चरिंग या बूथ पर कुछ उपद्रव करने की कोशिश करोगे तो आप बच नहीं पाओगे। मुझे लगता है कि चुनाव आयोग ने जो तैयारी करी है इस बार, जो पहले फेज 152 सीटों पर जिस तरीके से बहुत शानदार वोटिंग हुई है, मुझे लगता है 142 और 142 तो वैसे भी ममता बनर्जी का स्ट्रांग है। 123 सीटें ममता बनर्जी इस फेज में जीती थी। तो यहाँ तो चुनाव आयोग को बहुत ध्यान रखना चाहिए कि भाई कोई इस तरह की अप्रिय घटना ना। एक बार जरा फिर ये वाला जो वीडियो स्क्रीन पे चल रहा है इसको एक बार फिर दिखाइएगा जरा। आसपास के जितने भी लोग हैं अच्छी तरह से समझ लें कि अगर किसी ने बदमाशी करी तो उनका कायदे से इलाज किया जाएगा। फिर अगर कहीं से खबर आ गई कि किसी ने कोई खुराफात करने की, किसी को परेशान करने की कोशिश की है तो फिर उसकी खबर फिर अच्छे से लेंगे हम। ये जहांगीर के घर वाले भी खड़े हैं, उसको बता देना कायदे से। ये बार बार जो खबरें आ रही हैं कि उसके लोग धमका रहे हैं, तो फिर अच्छे से खबर लेंगे, फिर बाद में रोना पछताना मत।
तो ये तेवर है। मैंने आपको इसके बाद जहांगीर खान का भी सुना, वो कह रहे हैं 15 साल से बीजेपी मुझे परेशान करने की कोशिश कर रही है, लेकिन पुष्पा झुकेगा नहीं। जी सर, उठा लेना। एक पुष्पा बता रहा है, एक सिंघम है। तो अच्छी फिल्म चल रही है। कौन झुकेगा, नहीं झुकेगा। लेकिन ये जो रील ऑफिसर्स हैं, रील अफसर, अच्छा, आपने बताया कि वो प्लान तरीके से जारी भी किया गया है, बनाया भी गया है, तो अच्छी रील बनी है। लेकिन क्या किसी ऑफिसर को इस तरह से धमकाने की जरूरत है किसी को? और जहांगीर खान गुंडा होंगे, लेकिन वो कैंडिडेट भी है कैंडिडेट, वहां से, तो कैंडिडेट को आप धमका रहे हैं। क्योंकि कैंडिडेट धमका रहा है, ऐसा इन्होंने कहा। नहीं तो किसको कहा, किसको इन्होंने कहा धमका? ना, तो मुझे वहां पता उससे लगा है मिलो कि ना भाई- सीधा। ये सड़क पर क्या रील बना रहे हो आप? सौरभ जी के लिए बना रहे हैं क्या? और ये कहना क्या तमाशा है, मेरे को समझ नहीं आता। एक कैंडिडेट है टीएमसी का फाल्टा से, उसका घर, खाचा, रिश्ता, पुश्तैनी घर, सब कुछ उसके रिकॉर्ड में लिखा रहता है। सड़क पे पूछना पड़ता है क्या तमाशे के लिए कि उसका घर कहाँ है? बताइए मुझे, ये तमाशा है कि नहीं है? कैंडिडेट है ना, गुंडा होता तो चलो आप कह दीजिए कि भाग गया, गुंडा है मान लीजिए, लेकिन कैंडिडेट तो है, तो कैंडिडेट का रिकॉर्ड तो सरकार के पास होता है सर। तो फिर और इलेक्शन जो ऑफिसर गया उसके पास नहीं है उनकी जानकारी। वो सड़क पर पूछेंगे क्या कि कहाँ पर है उसका घर? वो तो अपने साथ गाड़ी, पते वाली बात छोड़िए, मतलब मैं तो सीधे पूछ रहा हूं, मतलब ये नहीं पता बात जानकार की, वो तो कह रहे हैं सामने खड़े हैं मेरे, पते ये की बात जहांगीर यह है के कि आप घरवाले। वहां पर रील बनाकर धमका रहे हैं ना। और फिर क्या चुनाव आयोग ने ये नियुक्ति की है या होम मिनिस्ट्री ने नियुक्ति की है कि उत्तर प्रदेश का एक ऑफिसर जिस पर बहुत सारे आरोप लगे रहे, खास तौर से वोट देने से रोकने के लिए, उसको आप ऑब्जर्वर बनाकर भेजे? किसने की नियुक्ति है? मुझे नहीं पता। चुनाव आयोग ने की होगी। हाँ, तो चुनाव आयोग को ऐसे लोग मिलते हैं। तो ये बहुत सारे सवाल हैं। मैं इससे कतई नहीं सहमत हूं कि कोई गुंडागर्दी करे। और बार बार हम लोग बात करते रहे हैं कि बंगाल में इलेक्टोरल वायलेंस होती है। सर करना क्यों, बंगाल में क्यों करना पड़ता है ये? क्या क्यों करना पड़ रहा है बंगाल में? कहीं किसी और जगह क्यों नहीं होता ये? मैं कह रहा हूं ना, है वायलेंस है तो उसको निपटे ना। उससे निपटने के लिए ये रील बनाकर निपटता है क्या कोई आदमी? ओके, आपको इस एटीट्यूड, मेरे को एटीट्यूड से प्रॉब्लम। मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं कि नियंत्रण करे, इलेक्शन ईमानदारी से करवाए। जी बोलिए। कैसे करें? जरा विजय जी ये भी सलाह दे देते कि क्या क्या करना चाहिए उसको, ऑफिसर को। खुद बड़े ऑफिसर हैं, वो जानते हैं कैसे करना है। जानते हैं तो इसीलिए वो कर रहे हैं। वो गुंडा है इसीलिए उसे कर रहे हैं, बाकी और जगह क्यों नहीं कर रहे हैं? गजब स्थिति है। हम टेलीविजन चैनल पर आकर के बैठ करके कहते हैं कि बंगाल में तो वायलेंस होता है। इसका मतलब क्या हुआ भाई? इसका मतलब कि वहां की गुंडा राज, गुंडई, सबको आप समर्थन देने के लिए खड़े हो जाते हैं। यही स्थिति है हमारे यहां, होता ऐसा है। हम तो कह रहे हैं उसको नहीं नियंत्रण करें। नहीं सर, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आप जो कह रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल गलत कह रहे हैं। गुंडा राज वहां पर टीएमसी का होता है, वायलेंस होता है, इसलिए वहां पर कोई आदमी ऐसा नहीं जाना चाहिए जो दबंगई से बात करे। बिल्कुल ठीक बोला। उस पुलिस ऑफिसर को सैल्यूट करना चाहिए जिसने जाकर के उस गुंडे के बारे, उसके बारे में जानकारी है। उसके पर रेप चार्जेज हैं, मर्डर के चार्जेज हैं, लूट के चार्जेज हैं। एड्रेस है कि नहीं है ऑफिसर के पास? अरे है तो इसीलिए तो वहां जाए ना। अरे जरा उसको उससे पकड़ते वहां पर। सर जरा उससे पूछिए ना कि जो वहां पर इतनी हिम्मत नहीं है ऑफिसर की सर कि वो एसपी बैठा हुआ है वहां पर, और ऊपर है वो इलेक्शन। नहीं एसपी है वहां। बहस मत कीजिए। अरे सर सुनिए तो सही, आप सुनिए तो सही, मैंने आपको सुना। एसपी जो है वहां पर उसको 14 पुलिस गार्ड दे, क्यों दिए हुए? क्योंकि वो गुंडा है, दबंगई उसकी चलती है, क्योंकि वो लोगों को वोट नहीं करने देता है। पुलिस ऑफिसर उसको पूछ रहा है, वो रील बनवा रहा है, वो पूछ रहा है, और उसका पुलिस का आदमी वहां डर रहा है बताने से कि हम इसको बता नहीं सकते हैं। ये उसके गुंडई का राज है वहां पे, और हम यहां कर रहे हैं। वो गलत है। वो आईपीएस वो बिल्कुल सही कर रहा है। ठीक है सर। ऐसे गुंडों को इससे और ज्यादा कठोर शब्दों में चेतावनी देनी आपको चाहिए। अभिषेक बैनर्जी की बात सुना था। अच्छा, इससे ज्यादा कठोर एक्शन लेना चाहिए। एक्शन लेना चाहिए, उठवा लेना चाहिए इसको ना। आपको बताऊं, उठवा लेना चाहिए इसको ना, कल घिसीट के मारना चाहिए इसको ना। सर कुछ करे ऐसा तो ऐसा भी करना चाहिए। अगर वो कुछ ऐसा करे तो, कोई भी ऐसा करे तो। कल मैंने आपको ममता बनर्जी का एक बयान दिखाया था। ममता बनर्जी ने कहा था अपनी पुलिस के लिए एक सौरभ जी, एक लाइन बस बताऊं जो मैंने कहा थोड़ा देखें। इसका जलवा इतना है कि इसके पूरा ऊपर आनंद लेने के बाद बोले ना आप। नहीं, वो थोड़ा हो जाता है, ठीक ही रहता है, बात सामने आ जाए, स्पष्ट हो जाता है ना क्या स्थिति। ठीक है। 2014 में इसके ऊपर जो हिंसा हत्या का केस है, एक तृणमूल का ही नेता हुआ करता था, सरदार रफीक अहमद, उसकी हत्या का आरोप है। कमाल की बात यह है कि इस भाई का जलवा इतना है कि इसके ऊपर कोई केस वेस अब है नहीं।
एनएचआरसी की रिपोर्ट में 2021 में भी इसको जो कहा गया उसमें भी इसका नाम आया। लॉन्च नहीं कर पाता 2021 के पोस्ट, ये साहबुद्दीन जैसा ही गुंडा है। मैं इसीलिए चिन्हित कर रहा हूं जिससे समझ में आए। 2021 के पोस्ट पोल वायलेंस में इसकी बड़ी भूमिका बताई गई, जिस पोस्ट पोल वायलेंस को भारत के राजनीतिक इतिहास में सबसे काले धब्बे के तौर पर देखा जाता है। उसके अलावा भी कई मामले ऐसे हैं, लेकिन कमाल की बात यह है बंगाल पुलिस के लिए ये फिलहाल अपराधी नहीं है। ठीक है, अच्छा, ममता बनर्जी ने कल ये कहा था कि अपने पुलिस वालों से कि बाहर सबसे बड़ा अपराधी तो बंगाल के अंदर ममता बनर्जी, यहीं रहोगे, तुमको तुम्हारा खाना पानी नाश्ता सब हम ही को करना है। ये ममता बनर्जी ने कल, उनके शब्द थे, आप नहीं सर प्रोग्राम वो हमने बयान सुनाया। ममता बनर्जी ने एक और बयान में यह भी कहा कि मेरी पुलिस मेरी ही नहीं सुन रही है, यही मेरी पुलिस वाले मेरी नहीं सुन रहे, उनकी सुन रहे हैं। ये शिकायत ममता बनर्जी ने एक रैली में की। अभिषेक बनर्जी, लेकिन अभिषेक बनर्जी के तेवरों में भी कमी नहीं है। अब आरोप है कि अभिषेक बनर्जी का कि ये जो कैंडिडेट है जहांगीर, ये जहांगीर उनका नजदीकी है, वो ना हो अलग बात है, लेकिन अभिषेक बनर्जी भी चेतावनी दे रहे हैं। कल आपको मालूम है कि उनकी एक एमपी है, उनकी गाड़ी पे हमला हो गया, उन्होंने कहा ये बीजेपी वालों ने कराया। उस इलाके में वो तुरंत पहुंचे, वहां उनको जाना नहीं था, वहां वो तुरंत गए, हॉस्पिटल में गए जहां वो एमपी भर्ती हो गई थी, उनसे मिले, फिर उन्होंने उनका जो ट्रेडमार्क स्टाइल है गाड़ी की छत पे खड़े होकर के फिर वहां कुछ लोगों से बात की, और वहां उन्होंने कहा कि 4 तारीख को मैं देखूंगा 12 बजे के बाद रात में, मैं देखूंगा किस जल्लाद में कितनी ताकत है और किसका दिल्ली का बाप किसको बचाने के लिए आता है। আমরা গতবারও আরামবাগ হেরেছিলাম, গোঘাট হেরেছিলাম, খানাকুল হেরেছিলাম, পুরসুরা হেরেছিলাম, কিন্তু উদারতা পার পেয়ে গেছিলে। এবার আমি নিজে দায়িত্বে থাকব। 4 তারিখ 12টার পরে কোন জল্লাদের কত ক্ষমতা আর কার দিল্লির বাবা কাকে বাঁচাতে আসে আমি 4 তারিখ দেখব। और अब अमित शाह की बात सुनिए। अमित शाह जी ने कल बड़ा क्लियर कट कह दिया, 60 दिन 4 मई के बाद 60 दिन तक रहेगी हमारी सेंट्रल पुलिस बंगाल के अंदर, किसी को डरने की जरूरत नहीं। वो बयान भी देख लीजिए। 29 तारीख को बेखौफ होकर मत डालने चाहिए। दिल्ली के गुंडों की चिंता मत करिए, चुनाव आयोग ने चप्पे चप्पे पर सीआरपीएफ बिठाई, और आज मैं बोलकर जाता हूं, चुनाव के बाद भाजपा सरकार आनी है, फिर भी 60 दिन तक ये सीआरपीएफ यही रहने वाली है। सर, एक 4 मई की चेतावनी दे रहे हैं, अमित शाह जी कह रहे हैं 60 दिन सीआरपी रहेगी। मेरे हिसाब से होम मिनिस्टर के तौर पर उनको कहना चाहिए कि 60 दिन रहेगी, उसमें कोई मुझे नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि पोस्ट पोल वायलेंस की वहां पर जो हिस्ट्री है उसमें होम मिनिस्टर उसको रखे, और ये जिम्मेदारी है सरकार की कि कोई भी सरकार रहे वहां पर पोस्ट पोल वायलेंस ना हो, और ये भरोसा वोटर को 29 तारीख को भी रहेगा कि भाई कोई गड़बड़ नहीं होगी। इसमें कोई बुरी बात नहीं ना, इसमें क्या है। होम मिनिस्टर अगर ये बात कह रहे हैं ये उनकी जिम्मेदारी है। मैं तो इस बात के लिए बार बार कह रहा हूं कि कानून व्यवस्था बनाए रखी जाए, लेकिन कैसे कानून व्यवस्था बनाए रखनी जानी है इस पर भी तो अभिषेक बनर्जी का बयान, अभिषेक बनर्जी का बयान भी ठीक नहीं है, अभिषेक बनर्जी का बयान भी ठीक नहीं है। वो बयान सिर्फ थोड़े देते हैं, अभिषेक बनर्जी तो करवाते हैं वो सब काम। इस तरह से धमकी दे रहे हैं तो ये भी कोई को बर्दाश्त नहीं होगा। इसमें नाम से कोई इंपॉर्टेंट थोड़ी है सर, कौन दे रहा है, ये बयान की बात नहीं है। अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी यही काम करवाते रहे हैं। अब एक आपको मैं एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूं, इसको हालांकि अमित मालवीय ने, बीजेपी के नेता ने पोस्ट किया, लेकिन है ये इंटरेस्टिंग चीज या नहीं है तो आप बताइएगा। इन्होंने कहा कि अब आप देखिए कि बंगाल में नौकरशाही और खासतौर पर पुलिस, उसका राजनीतिकरण किस हद तक हो चुका है, उसका इन्होंने एक उदाहरण दिया अपनी तरफ से, वो मैं आपको दिखा रहा हूं। कोलकाता पुलिस का एक पोस्ट दिखाया इन्होंने। उस कोलकाता के पुलिस की पोस्ट में क्या लिखा है कि हमने अपने एक पुलिस कर्मी को सस्पेंड कर दिया है क्योंकि उसने सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट किया था। पहला पैराग्राफ में ये लिखा है। फिर आगे के पैराग्राफ में कोलकाता पुलिस के ऑफिशियल एक्स हैंडल से पोस्टेड बयान है ये। उसके बाद उसमें लिखा है कि हम अपने सारे पुलिस वालों को ये निर्देश देते हैं, अपने कोलकाता पुलिस के सारे पुलिस कर्मियों को ये निर्देश देते हैं कि आपको इस चुनाव में न्यूट्रल रहना है। ये कोलकाता पुलिस पोस्ट करके बता रही है अपने पुलिस वालों को कि आपको न्यूट्रल रहना है, निष्पक्ष रहना है। इसका मतलब पहले वो ममता के लिए काम करती थी। ये पोस्ट पे है, मैं ढूंढ के एग्जैक्ट वर्ड बताता हूँ। हाँ समीर जी, देखिए एक खबर तो ये भी है कि जो उत्तर बंगाल के डीजीपी है सिद्धनाथ
उनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया 6 महीने के लिए। 6 महीने के लिए डीजीपी का कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया। 30 अप्रैल को रिटायरमेंट था, तो 6 महीने का उनको एक्सटेंशन मिल गया चुनाव के बीच में। देखिए, मुझे लगता है कि पुलिस को निष्पक्ष तो कहना, मुझे लगता है किसी राज्य की पुलिस निष्पक्ष नहीं होती। जहां पर लंबे समय तक किसी की सरकार होती है, पुलिस उसी के हिसाब से काम करती है। और उसी के हिसाब से नहीं, किसी क्षेत्र में कोई अगर विधायक और सांसद कोई दबंग है, लंबे समय से उसका दबदबा है, तो पुलिस उसके हिसाब से करती है। ऐसी बंगाल की बात नहीं है, हिंदुस्तान का किसी भी राज्य में देखो जहां लंबे समय तक जिसकी सरकार रहेगी, पुलिस उन्हीं अधिकारियों के हिसाब से करती है। पुलिस वालों को भी तो मलाईदार पोस्टिंग चाहिए। उनको भी लगता है कि भैया हम नेताओं की सुनेंगे तो मलाईदार पोस्टिंग हमको मिलेगी, अच्छी जगह एसपी बनेंगे, डीएसपी बनेंगे, अच्छी जगह पोस्टिंग मिलेगी कमाई की। तो पुलिस वाले खुद इतने मलाई की पोस्टिंग में पड़ते हैं कि वो उस नेताओं के साथ मिलकर चलते हैं। ये देखिए, मैं पढ़ दूं एक अगर बात करें तो मुझे कोलकाता पुलिस का पोस्ट है कल, ये 27 तारीख का पोस्ट है, मतलब कल का 12:44 का। 1 पुलिस पर्सनल ऑफ कोलकाता पुलिस हैज बीन प्लेस्ड अंडर सस्पेंशन पेंडिंग इंक्वायरी इनटू हिज कंडक्ट ऑन सोशल मीडिया। All police personnel have been directed to strictly refrain from posting, sharing or endorsing any content on social media. फिर लास्ट में लिखा है, they have also been briefed to maintain complete impartiality during the election process and ensure free, fair and peaceful election. कोलकाता पुलिस को यह बताना पड़ रहा है अपने लोगों को कि आप निष्पक्ष रहेंगे और फ्री फेयर इलेक्शन करवाएंगे। या पुलिस को बताना पड़ रहा है। जी, क्यों बताना पड़ रहा है? इसलिए बताना पड़ रहा है कि कलकत्ता पुलिस नहीं, पूरी बंगाल पुलिस और टीएमसी दोनों एक है। इसीलिए बताना पड़ रहा है कि उनको पता है पुलिस कमिश्नर को कि बंगाल के अंदर पुलिस वाले क्या करते हैं। उनको पता है कि टीएमसी के लिए बंगाल की पुलिस जो है वो बूथ पर उनके लिए वोटिंग की को छापा वोटिंग की सुविधा मुहैया कराती है। उनको पता है कि बंगाल के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होता है। उनको पता है पुलिस कमिश्नर को कि बंगाल में टीएमसी का गुंडा राज किस प्रकार से काम करता है और डरा करके वोटिंग नहीं करने, जो उसके विपक्षी लोग हैं उनको डरा करके वोटिंग नहीं करने देता है और उनके वोट जा करके छाप करके आ जाता है। इसलिए यह बताने की आवश्यकता पड़ रही है। मुझे लगता है कि जो अमित मालवीय ने जो पोस्ट किया है वो बिल्कुल दुरुस्त पोस्ट है और इसका सीधा साधा एक ही अर्थ है कि पूरी की पूरी बंगाल पुलिस का राजनीतिकरण हो चुका है, उससे निकलने की आवश्यकता है। एक क्विक कमेंट सर। नहीं, मैं थोड़ा सा विजय जी का गुस्सा आज मैं मानता हूं कि ठीक नहीं है। और पुलिस वाला अगर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए हो, उस पर आप इतना नाराज हो रहे हैं तो ये समझ में ना आने वाली बात है। वो भी तब जब आप जानते हैं कि बंगाल में पिछले कुछ समय से क्या हो रहा है। वहां पुलिस वाला किसी की आरती करने तो जाएगा नहीं। और मैंने जब अपनी टिप्पणी की शुरुआत की थी तो कहा था सामान्य स्थितियों में ऐसा पुलिस नहीं दिखना चाहिए, लेकिन वहां तो मस्ट है ना। और पोस्ट पोल वायलेंस तो तब संभाल पाएंगे ना जब ये गुंडे, अपराधी, हिंसा, हत्या करने वाले पोल के वक्त कुछ गड़बड़ न करें। और पोल के वक्त गड़बड़ न करें, उसके लिए उसके पहले ये जो ऑब्जर्वर भेजे गए हैं उनको काम करना पड़ेगा। तो मतलब मुझे लगता है कि ये वाला गुस्सा काम करने के लिए वहां दिखाना, रील बनाने के लिए मैं अरे सर, ये आपको रील लग रही है ना, रील उसने थोड़े बनाया। लेकिन अगर मैसेजिंग है, ये कोई घर जा सकते हैं। ये आप हैरान कर रहे हैं मुझे कि पुलिस को पता सर, नहीं। फिर मैं तो सचमुच हैरान हूं सर। आप तो सारी जगह रहे हैं, पकड़ के लाइए। मैं फिर याद दिलाता हूं, आप तो सब जगह रहे हैं। अजयपाल शर्मा को मैं जानता हूं, वो बहुत पावरफुल और ठीक बात है, लेकिन मैं कह रहा हूं जब मैं एक उदाहरण देता हूं। विजय जी जब देश भर में दिल्ली से जाते हैं तो जानकारी तो इनको भी सब रहती है। वहां के लोकल जो रिपोर्टर रहता है, जो रहता होगा, उससे पूछते होंगे ना, भैया फलाना जगह कहां है, नाम पता सबका रहता है सर। अब आप देखिए, चुनाव में देखिए दबाव तो सभी के ऊपर है। झालमुड़ी खाई मोदी जी ने तो ममता जी ने कहा देखिए ये सब दबाव का नतीजा है, ये स्टंट करने पड़ रहे हैं। अब ममता बनर्जी ने कुछ किया तो वो बीजेपी कह रही है इनको स्टंट करने पड़ रहे हैं। कोलकाता में मोदी जी ने एक फूल वाले से 300 रुपए में फूलों की टोकरी भी खरीदी थी जब मंदिर में जा रहे थे। तो अब ममता बनर्जी का देखिए आप अंदाज, ये मोदी जी वाली वो तस्वीर आई थी और ममता बनर्जी अब पहुंच गई हैं सब्जी बाजार, सब्जी मंडी। सब्जी मंडी का राउंड लगाने के लिए वो पहुंची और सब्जी खरीदने भी लगी। अब मुझे नहीं मालूम ममता जी कुक करती हैं कि नहीं करती हैं, खाना बनाने का शौक है कि नहीं है, लेकिन हमारे बंगाली लोगों को माना जाता है खान पान के शौकीन लोग होते हैं। फिर वहाँ उन्होंने जाकर के थोड़ा मोल भाव तो नहीं किया होगा, चीफ मिनिस्टर हैं, लेकिन वो खरीद रही हैं तस्वीर। ये 2 तस्वीरें जो हैं ये चल रही हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर। तो जो अभी बात हो रही थी ना ब्रेक से पहले, वीडियो बनते हैं या बनाए जाते हैं, वीडियो तो बनाए ही जाते हैं। ऐसे वीडियोस बनाए जाते हैं जिनकी चर्चा हो, जो वायरल हो, जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचें। वरना ममता बनर्जी जी का क्या काम वहाँ जाकर के सब्जी खरीदने का? ये मोदी जी को जेब से ही 300 रुपया दे के क्यों टोकरी खरीदनी है और 10 रुपया दे के क्यों झालमुड़ी खरीदनी है? ज़रूरत नहीं है, लेकिन करना पड़ता है क्योंकि इलेक्शन है।
तो अच्छा, ये भी बीजेपी कह रही है कि वहाँ तो उन्होंने पैसे भी नहीं दिए, मोदी जी ने तो झालमुड़ी का भी 10 रुपया दिया और ये 300 रुपये की टोकरी के भी दिए, या ममता बनर्जी ने जो है सब्जी खरीदने के बाद पैसे नहीं दिए। एक बार अगर उसमें ऑडियो है, अगर एक बात तो दिखाइए ममता जी वाला, तो फुल स्क्रीन ले लीजिए एक बार ममता जी वाली तस्वीर। ममता जी को पैसे लेने की आदत, ममता जी की तस्वीर जी। अच्छा, इसमें ऑडियो आवाज नहीं है, लेकिन पीछे नारे वारे लग रहे हैं, ये तो दिख रहा है। क्या कुछ सब्जी अगर दिख रही हो आपको, क्या खरीदा ममता जी ने, तो कुछ पता चल पा रहा है सर? गोभी, अगर उन्हीं की टोकरी है तो गोभी तो दिख ही रही रही है। हाँ, वहाँ पीसीआर बता रहा है गोभी है। हाँ, गोभी तो है। ठीक। और ये एक आपको मैं एक बात बताता हूँ, शिमला मिर्च भी है। हाँ, ये ले रहे हैं। क्या है खान पान, क्यों? बीच में आपको याद है ना, चला दिया था टीएमसी वालों ने कि ये आएंगे तो मीट मछली सब बंद कर देंगे, तो बीजेपी वाले मछली लेके घूम रहे थे कैंपेन में। क्यों? उनको लगा था कि ये चीज असर कर जाएगी। मुझे नहीं लगता था सच में कि इन बातों का कोई प्रभाव होता है। मुझे अपने दफ्तर में एक सीनियर व्यक्ति, बंगाल के हैं, बहुत सीनियर व्यक्ति, वो मिले, वो नहीं पसंद करते भाजपा को। उन्होंने कहा नहीं आएगी भाजपा, कुछ भी कर ले। मैंने कहा आपका सेंटिमेंट है ये। फिर वो क्योंकि गुस्से में आ गए, फिर आमतौर पर जैसा इन पॉलिटिकल डिस्कशन हो जाता है, वैसे तो वो बंगाली ही है, शुद्ध बंगाली, तो फिर गुस्सा स्वाभाविक है, तब वो नाराज होइएगा भाई, आप अपना स्वभाव नहीं, लेकिन उनकी पहली आपत्ति यही थी, ये भाजपा वाले आएंगे फिर यहाँ ड्रामा करेंगे, मंगलवार को ये नहीं खाना, नवरात्रि में ये नहीं खाना, ये दुकान बंद करो, वो दुकान बंद करो। मुझे तब रियलाइज हुआ कि ये बातें जो हमें मालूम, हमें छोटी छोटी लगती है, कितना घर करती है। बड़ा असर करती है ना, बड़ा असर करती है। इसीलिए तो जो लोग सावन में मांस नहीं खाते वो मंगलवार को मछली खाते हैं चुनाव में। किसी ने खाई थी अभी ना, उन्होंने मनोज तिवारी ने खाई, अनुराग ठाकुर ने, सबने खा लिया। उसके बाद उन्होंने कहा ये सात्विक था, ये सात्विक मछली थी, नहीं इसमें लहसुन और प्याज नहीं था, बिना लहसुन प्याज की मछली खाई, उन्होंने सात्विक मछली थी ये। लेकिन ये छोटी छोटी चीजें जो हैं ये असर पड़ता है। अब जैसे मोदी जी आज फुटबॉल खेल रहे थे, वो भी दिखा दीजिए तस्वीर। आज प्रधानमंत्री सिक्किम में है, गैंगटॉक में है वो, वहां उन्होंने बच्चों के साथ फुटबॉल खेला। अब बंगाल में भी फुटबॉल जो है वो जैसे क्रिकेट को कहते हैं ना, भारत का धर्म जैसा है, ऐसे बंगाल के लिए फुटबॉल है। बच्चों के साथ फुटबॉल खेल रहे थे। इसमें अगर है ऑडियो तो दीजिएगा। ये है आपकी ताकत, आज मुझे क्या सिखाएंगे आप लोग? ऐसा तो नहीं मुझे हरा दोगे? मोदी जी ने गोल भी कर दिया है। बड़ी बारीक मैसेजिंग करते हैं नेता लोग जो हैं। अब प्रचार बंद हो गया है, लेकिन वो सिक्किम में खैर वो कल से ही है। तो फुटबॉल जो है तो बंगाल में भी इलेक्टोरल मैसेजिंग है और अच्छी बात है, इसमें कोई इतना वो नहीं है। चाहे ममता जी सब्जी खरीदें या प्रधानमंत्री फूल खरीदें, या फिर आज सिक्किम की भी फोटो तो बंगाल तक जाती है, और बंगाल का धर्म ही है, आपने कहा फुटबॉल तो। लेकिन मैं इसको अच्छा मानता हूँ, ठीक, ये इलेक्टोरल मैसेजिंग है। मैं कह रहा हूँ पॉलिटिकल लीडर्स में और एडमिनिस्ट्रेशन में फर्क रखना और चाहिए। अच्छी तस्वीर निकाल दी हमारी टीम ने 2021 में ममता जी ने फुटबॉल उछाल के कहा था खिलाओ बे। बंगाल में तो फुटबॉल है ना। देखिए मोदी जी की फिटनेस गजब की। सर आप देखिए 75 के एज में इतने एनर्जेटिक और इतने अच्छे तरीके से फुटबॉल खेल रहे हैं वो, कि लग नहीं रहा कि मतलब कि वो 75 का व्यक्ति कोई फुटबॉल खेल रहा है इतने फिटनेस के साथ। सर आप एक बार प्रधानमंत्री बन जाइए, आपको आइस हॉकी भी आ जाएगी। नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, मनमोहन सिंह भी थे प्रधानमंत्री, मनमोहन सिंह भी तो थे सर। थोड़ा लाइटर नोट पे, लेकिन अगर कोई मोदी जी को कहेगा कि बुढ़ा आदमी, तो मोदी जी कहेंगे बुढ़ा होगा तेरा बाप। आज फिल्मी डायलॉग ये वही वाला है मामला। और ठीक है जो समीर जी कह रहे हो, आपने जो कहा, दोनों लोग अपनी अपनी जगह सही हैं, लेकिन सचमुच जिस एनर्जी के साथ और जिस तरह का कनेक्ट पीएम करते हैं वो तो कमाल है, वो मतलब सचमुच कमाल है। अब ये सुबह जब मैंने वीडियो देखा तो ठीक है, पीएम है, बच्चों के साथ खेल रहे हैं, तो कोई भी पीएम होगा ये कर सकता है। पूरी ड्रेस में आए, हाँ पूरी ड्रेस में है, प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं, लेकिन पूरी ड्रेस में आए, उसमें बड़ी बात है सर ये। अच्छा, लेकिन कनेक्ट करने के तरीके अलग अलग है। ममता बनर्जी का अलग तरीका है,
अगर ममता बनर्जी प्लास्टर लगवा करके कनेक्ट करती नहीं, जैसे भी सर, जैसे भी मैसेजिंग उनको भी खूब करनी आती बड़े है, इस बार नहीं तो असल- इतना पसीना बीजेपी को नहीं बहाना पड़ रहा होता। दिक्कत ये है ना कि इस बार बीजेपी वालों ने कह दिया कि ममता जी ये प्लास्टर कहाँ कहाँ लगवाएंगी, तो बेचारी इस बार नहीं लगवाएंगी, पिछली बार प्लास्टर मैं आपको लगवा दिखाता हूं एक तस्वीर। बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी भी गजब मेहनत कर रही हैं और सड़क पर उनकी जो उतरने की कला है ना, ये भी गजब की है। कल उन्होंने 14 किलोमीटर लंबी पदयात्रा की है, 14 किलोमीटर लंबी पदयात्रा। कोलकाता की कई सीट्स जो हैं उनको उन्होंने नाप दिया कल अपनी पैदल यात्रा करते करते। इसमें वो लोगों से बात भी करती हैं, कार्यकर्ताओं में जोश आता है, चाहे कोई भी दिख जाए रास्ते में, बुजुर्ग दिख जाता है, महिला दिख जाती है, बच्चा दिख जाता है, उससे वो बात करने लगती हैं। तो कोलकाता की सड़कों पर कल जब ममता बनर्जी अकेले निकली हैं तो वो बहुत लोगों ने उनका जो है स्वागत किया। और ममता बनर्जी का ये जो तरीका है प्रचार का, ये बीजेपी के लिए एक चैलेंज भी है। अच्छा, इस पर तो कोई रोक भी नहीं है, आज भी आप डोर टू डोर कैंपेन तो पूरा दिन कर ही सकते हो, उसमें कोई मनाही नहीं होती है। जो बड़े बड़े प्रचार के तरीके होते हैं, माध्यम, उन पर पाबंदियां जो हैं वो लग जाया करती हैं। लेकिन ममता बनर्जी जो मैसेजेस दे रही हैं अपनी रैलियों में, वो बहुत पॉजिटिव नहीं है। अब ममता बनर्जी कभी कहती है मेरी पुलिस मेरी नहीं सुनती, ममता बनर्जी कहती हैं ये सीआरपीएफ वाले जो हैं ये तुम्हारी ईवीएम ना कहीं और ले जाएं, इनका पीछा करना, इनको देखना कि स्ट्रांग रूम में जाके ईवीएम रख रहे हैं कि नहीं रख रहे हैं। अब फिर एक बार उन्होंने खास तौर पर महिलाओं से अपील की है कि 2 दिन खाना ना बनाना पड़े उसकी छुट्टी कर लेना, लेकिन ईवीएम की रक्षा जरूर करना। वोट देना है कि नहीं है, वादा करो, हर आदमी को वोट देना है। आपका इधर में मशीन खराब करने का कोशिश भी करेगा। एक बात याद रखिए, अगर आप सुना मशीन खराब हो गया 2000 वोट का बाद, फिर आके आपका पहले का वोट दीजिए कि वो मशीन में हम आज देखा है एक वीडियो में, एक आदमी को वोट दे रहा है एक पार्टी को, तो बीजेपी का पास चला जा रहा है। खराब मशीन में आप वोट करोगे ना, टेक केयर, कोई मशीन खराब हो जाएगा तो उसमें वोट करना नहीं है, वो चिप लगा देंगे। और मशीन वोट का पहले पूरा देख लीजिए सबका वोट सब पार्टी में जाता है कि नहीं है। जब तक काउंट ईवीएम मशीन सकवात मेमोरियल स्कूल तक जो सेंटर है नहीं जा रहा है, तब तक आपको उधर में रहना है और 2 दिन पहरा देना है। सेंट्रल फोर्स दखल करने का कोशिश करेगा, ये उसको तो इलेक्शन कमीशन पता ही है बीजेपी का है, हमको कुछ बोलना नहीं है। लेकिन जो मर्जी वो लोगों को करने दो, आप लोगों को काम आए। अगर जरूरत हो तो खाना वोट का दिन और वोट का दिन से 2 दिन इलेक्शन का काउंटिंग है, माँ बहन लोग खाना नहीं बनाएगा, वो उधर में रहेगा और वोट को प्रोटेक्शन करेंगे। 15 साल की ममता भारी पड़ गई और गुजरात में तो 3 दशक होने जा रहा है, 32 साल वहां भारी नहीं पड़ी। और वहां से आपको ऐसी खबरें भी नहीं आती हैं कि किसी की हत्या हो जा रही है, चुनाव के समय में गोली मार दी जा रही है या कुछ भी हो जा रहा है, कोई ऐसी खबर नहीं आती। कांग्रेस बाकायदा काम भी कर रही, कांग्रेस विरोध भी कर रही, चुनाव हारना जीतना अभी अपनी जगह है। 2017 में कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी खींच के 99 पर लाई थी, वहां के 99 पर, ये वाला मत याद कीजिएगा, लोकसभा वाला। तो सब कुछ होता है। क्यों 15 साल में ही भारी पड़ गई? क्योंकि हिंसा हत्या के 15 साल बंगाल बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है, क्योंकि लोगों को गरीबी को आभूषण बना दिया। अरे बड़े गरीबी से रहते हैं, सस्ता बहुत रहता है। अब ममता जी खुद ही स्लीपर पहन के घूमती रहती है, चप्पल, कहती है कि यही हमारी सादगी है। और उसके बाद वहां तोलेबाजी हो, उसके बाद वहां कमीशनखोरी हो, उसके बाद वहां गुंडागर्दी हो, उसके बाद हिंसा हत्या हो। कहे कि ममता जी तो बड़ी अच्छी, सूती धोती सफेद पहन के और चप्पल पहन के टहलती नहीं, अभिषेक बनर्जी, कैसे चलेगी? अभिषेक बनर्जी तो राजमहल जैसा रहते हैं। उनका जो रहने का, उनके जो रहने की संस्कृति है, वो क्या आपने ममता बनर्जी से कोई मेल जोल खाता है? ये गुजरात वाली बात पे तो यूसुफ पठान जो गुजरात से हैं और सांसद बन गए टीएमसी के बंगाल से, उनका स्टेटमेंट अभी देख रहा था मैं। हाँ, वो वीडियो इन्होंने बीजेपी वालों ने यहाँ अच्छा काम किया तो 30 साल से यहाँ चल रही है बीजेपी की सत्ता, हम वहां अच्छा काम कर रहे हैं तो वहां हम कंटिन्यू करेंगे। लेकिन पश्चिम बंगाल में दूसरे फेज की वोटिंग में 18 घंटे से भी कम वक्त रह गया है और प्रचार के दौरान बहुत सारे मुद्दे इस बार उठाए गए। सबसे बड़ा मुद्दा आपको मालूम है, सबसे बड़ा तो नहीं कहूंगा, लेकिन एक मुद्दा बन गया था मछली, जिसकी हम अभी चर्चा कर रहे थे। कई बीजेपी के नेता चुनाव प्रचार में मछली खाते हुए भी दिखाई दिए थे। ऐसे में फिश मार्केट के लोगों का क्या कहना है?
क्या उन पर कोई असर पड़ा इन मुद्दों का, ये देखते हैं। उत्तर 24 परगना के कामारहाटी विधानसभा से देखिए हमारे संवाददाता ओंकार सरकार की एक रिपोर्ट। दूसरे चरण के चुनाव से पहले हम लोग इस वक्त पहुंच चुके हैं कामारहाटी में। कामारहाटी के फिश मार्केट पे इस वक्त हम लोग हैं। यहाँ पर जो लोग बेच रहे हैं मछली उनसे भी बात करेंगे, जो खरीदने आए उनसे भी बात करेंगे। दादा क्या नाम है आपका? छपन दास। अच्छा, क्या लगता है आप चुनाव डालने वोट डालने जाओगे ना? বলো ভোট দিতে যাবো। अच्छा, ভালোভাবে দিতে পারলে ভালো। দিদি কি নাম? অন্নপূর্ণা দে। দিদি কি বলবেন এবারে কি মাহौल দেখছেন বাংলার? বোঝা যাচ্ছে না ঠিক, মানে কে আসবে বুঝতে পারছি না। क्या लगता है क्या होने जा रहा है बंगाल में? বাঙাল में খুব ভালো। अच्छा, सुरक्षा है? अपना खुद का वोट खुद डाल पाओगे? हम खुद का जीता है। अच्छा, जैसे कि ये दादा ने कहा कि खुद का वोट वो नहीं डाल पाते। हमने खुद जीता है। चुनाव में क्या माहौल है, क्या लग रहा है आपको? तो अभी तो पता नहीं चलेगा, जब देगा तो उस बात के पता चल जाएगा कौन है कि नहीं है, कौन आएगा कि नहीं आएगा। अच्छा, कोई मन में कोई भय डर कुछ है? वोट खुलकर करोगे? कोई डर नहीं है, मेरा कोई डर नहीं है। किस मुद्दे पर चुनाव होगा, किस मुद्दे पर आप वोट डालने जाओगे? हम लोग शिक्षा स्वास्थ्य ये सब अच्छा होगा तो वोट हम देवाई। अच्छा, तो अच्छा नहीं हुआ ना अभी। सिक्योरिटी कैसे, सिक्योरिटी बंदोबस्त कैसे देख रहे हो? मन में कोई भय है क्या? नहीं, कोई भय नहीं। हमको इधर अच्छा पुलिंग होता है। अच्छा, वोट में क्या माहौल कैसा है बंगाल का? अच्छा है, और ये बहुत अच्छा है। कामारहाटी विधानसभा का यहाँ तो अच्छा चल रहा, अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा है, खुलकर वोट कर पाएंगे? मन में कोई डर नहीं है ना? कुछ नहीं है, एकदम। सिक्योरिटी बंदोबस्त कैसे देखेगा? अच्छा है। अच्छा, दादा क्या नाम है आपका? दिवस शाह। क्या देख रहे हो, क्या माहौल है? It's good. It's normal. It's not, in fact, like other years also, particularly this place is generally by and large peaceful. So I don't see any much of a difference. Yes, from the administrative side, they have made a lot of arrangements. सबसे मजेदार एक ही व्यक्ति का जवाब था जिन्होंने कहा अभी नहीं पता चलेगा, जो वोट डालने जाएंगे तब पता चलेगा। बहुत से लोग होते हैं ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो कि बहुत लास्ट मिनट पर जो है डिसाइड करते हैं, वो अनडिसाइडेड वोट जो होता है। समीर जी, निश्चित रूप से, लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरीके से फिश को लेकर जो माहौल बनाने की कोशिश की थी ममता बनर्जी ने, उसका बहुत अच्छा जवाब प्रधानमंत्री मोदी ने दिया। उसका बहुत अच्छा जवाब खुद अमित शाह जी ने वहाँ पर तमाम रैलियों में दिया, पत्रकार वार्ता में दिया, और फिर शुभेंदु अधिकारी ने जिस तरीके से उसका जवाब दिया। लेकिन ममता बनर्जी कोशिश इस बात कर रही थी कि भाई ये माहौल बने और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर चस्पा लगे कि वो आएगी तो आपका खान पान बंद कर देगी, वो आपके 30 त्योहार बंद कर देगी, बाहर के लोग आके आपको राज करेंगे। मुझे लगता है कि वो नैरेटिव चला नहीं। और ममता बनर्जी इस बात को अब जान रही कि दूसरा फेज उसका जो सबसे महत्वपूर्ण है, 142 सीटों में से 123 सीटें उसने जो जीती थी 2021 में, इस बार उसके लिए वो आसान नहीं होगा। और भारतीय जनता कहां तक जा सकती है इसमें दूसरे फेज में भाजपा आपके हिसाब से? क्योंकि आपसे बात नहीं हुई। दूसरे फेज में 50% सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। मतलब मोटा मोटी मुझे लगता है कि अगर 142 सीटें तो 55 से 60 सीटें भारतीय जनता पार्टी दूसरे फेज में जीतने जा रही है। 55-60 पहले ही भारतीय जनता पार्टी ने 3 साल पहले तय कर लिया था कि जहां सबसे ज्यादा कमजोर है उस कड़ी को सबसे मजबूत करना है, वहां संगठन मजबूत करा है, संघ ने काम करा है, प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह ने लगातार वहां का फीडबैक लिया है। तो मुझे लग रहा है इसका असर दिखेगा। और ममता बनर्जी की बेचैनी और बयान ये बता रहे हैं कि दूसरा फेज उनके हाथ से निकल रहा है। सर आपने कितनी बताई दूसरे फेज में? मजबूत है, नंबर का कोई मतलब नहीं है उसमें कि कितना नंबर करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी इसमें लगातार 18 से कल बात हम लोग कर रहे थे ना, आपने कहा दुगना हो जाए अभी तो भी बहुत है। नहीं, दुगना से तो कोई फायदा नहीं होगा। मैं तो ये कहा था कि दुगना होने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि खुद अमित शाह जी का 110 सीटें हैं, दुगना हुआ तो मिनिमम 55 सीटें चाहिए, 50-55 सीट चाहिए अगर इनको उसमें जाना है तो, सरकार बनाना है तो। और हर्षवर्धन जी ने 20 सीटें कम कर दी थी उनकी, तो और 10-5 सीटें और बढ़ानी पड़ेगी सेकंड में। 154 कहा था, दोहरा दे रहा हूं, 154 सीट भारतीय जनता पार्टी दूसरे चरण की 142 में कम से कम 3 गुना बढ़ने जा रही है। मिनिमम वही हो गई 50 मिनिमम, मतलब जहां 33 में 3 सीट थी वहां 13-14 सीट पक्के तौर पर भारतीय नंबर पर कोई मतलब टोटल फिगर पे भी आप पहुंचे? 150 प्लस में है सर बीजेपी। सर ये कोई बात, आप तो कह चुके सरकार बनेगी, सरकार बन रही है। हाँ तो 150 तो चाहिए ही उसके लिए। तो बन जाएगी ना सरकार, सरकार बन रही है। अब 150 भी भारतीय जनता पार्टी लेके आती है, बढ़ा करके तो 77 से लेके 150 तक जाना। 148 में बन रही है
दो बढ़ा दिए। ये तो 150 में अगर आज भारतीय जनता दो में पार्टी एक तो लेकर वैसे ही आती कम है हो जाएगी, तो क्योंकि 77 से भवानी को भी 150 तक की नहीं यात्रा जीतेंगे। ये आसान यात्रा नहीं लेकिन है बंगाल ये के अंदर। देखिए नहीं देखिए क्या बात। समीर जी शुरू से बात कहते आए हैं, पहली दिन से कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस बार बंगाल में सरकार बना। इसमें तो कोई बटे नहीं। हम और समीर जी दोनों एक साथ इस मामले हाँ, आप भी आ गए। राइट विंग नहीं, ये भी बोल रहा है। समीर जी ने सबसे पहले बोला था, फिर प्रोफेसर साहब ने, फिर पक्का निश्चित हुआ, फिर थोड़ी दिनों बाद त्रिपाठी जी का, और विजय जी आज बोलेंगे। विजय जी कभी मैं तो नहीं कहेंगे। हमेशा ये बोलता हूँ कि अजय कोई नहीं होता, चुनाव को लड़ने दीजिए ना सबको। सर आज कुछ तो बता दीजिए साहब साहब, हाँ या नहीं कर दीजिए। अच्छा, आपकी अंतरात्मा क्या कर रही है यही बताइए। अंतरात्मा का ये मत पूछिए, ये बड़ा कठिन सवाल हो जाएगा। अंतरात्मा बताइए। नहीं ये छोड़िए। बीजेपी ने कल वोटिंग हो रही है और हम ये माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हो चुनाव कि आयोग पार्टी ने, सरकार बना। विजय जी चुनाव आयोग क्या कर रही है, पुलिस क्या कर रहा है, ऑब्जर्वर क्या कर रहा है, सब आप देख रहे हैं। आप भी तो विदुर की तरह आप जो है ना, या संजय की तरह, संजय की तरह आपकी अंतरात्मा क्या बोल रही है इस बार। मैंने अंतरात्मा वो तो गलत भी हो सकता है। अंतरात्मा की जरूरत ही नहीं। अहेड बिहाइंड बता दीजिए। अहेड बिहाइंड मैं कह रहा हूँ बीजेपी ने अच्छा मजबूत इलेक्शन लड़ा। अहेड कौन? अहेड की बात नहीं करते आज, कल करते हैं, कल रात को, क्योंकि कल इलेक्शन है ना। ये ठीक नहीं है हम लोग ये माहौल बनाए कि कौन सर हमारी हम ही को सुन के कोई वोट डाल रहा है। माहौल बनाने से क्या होगा, जो आदमी वहां है हमारे बोलने से तो 440 आ जाता है उत्तर प्रदेश में। लोकसभा में बता दीजिए सर एक बार, मतलब इशारा दे दीजिए। नहीं, मुझे लगता है 50-55 सीटें आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। 50 सीटों सेकंड फेज में आनी चाहिए। हो गया इतना। और क्या आप चाह रहे हैं कि विजय जी क्या कर दें, बताइए आप लोग भी ना। विजय जी कह रहे तो आप मान लो आ रही है सर। अगर विजय जी ने कह दिया 50-55 सीट आ रही है तो आप ये मान लो कि भारतीय जनता पार्टी 70 सीट सेकंड फेज में जीत रही है। अब इससे ज्यादा जबरदस्ती की जरूरत नहीं। ठीक, ये मैं सहमत हूँ, है ना। इससे ज्यादा क्या आप बात कर सकते हैं। मजबूत काम किया, नहीं मजबूत अच्छा काम किया है। इसको पहले फेज में 50-55, दूसरे फेज में अगर 50-55 माना जा रहा है ना, अगर कोई मतलब सभी लोगों ने कहा, अगर दूसरे फेज में 50-55 है तो पहले फेज में 90 और 90 से 100 के बीच में है बीजेपी का, ये तो मानेंगे ना। बिल्कुल हाँ देखिए हम तो पहले ही कह रहे थे कि वहां तो मजबूत है। फेज में 100-110 के बीच में सीटें हैं भारतीय जनता पार्टी। देखिए अभी 100 से कम नहीं आएगी और 110 से ज्यादा नहीं आएगी। सब कुछ काम 4 तारीख के लिए भी छोड़ दिया। दिल्ली में न्याय पर सियासत हो रही है। दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा का बहिष्कार करके इसे सत्याग्रह का नाम दिया है अरविंद केजरीवाल ने। अपनी शिकायत को लेकर वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि स्थल पर राजघाट पर आज पहुंचे और वहां जाकर उनको उन्होंने याद किया। 5 मिनट के लिए गए थे। इस दौरान मीडिया वालों से उन्होंने बात भी की और उन्होंने कहा कि मैं न्यायपालिका का सम्मान करता हूं, लेकिन एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई कि मुझे ये सब करना पड़ रहा है। हुआ क्या था, कल अरविंद केजरीवाल ने हाईकोर्ट की जज जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा को एक चिट्ठी लिखी थी, फिर एक वीडियो मैसेज भी बनाया था और कहा था कि आपकी अदालत में मैं खुद या वकील के माध्यम से पेश नहीं होऊंगा। अरविंद केजरीवाल का मानना है कि जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा से की अदालत में उनको न्याय नहीं मिलेगा। अभी बिल्कुल खुल्लम खुल्ला वर्सेस वाली लड़ाई हो गई है। ये उनके सामने पेश नहीं होना चाहते, इसको वो उनके सामने ले जा चुके थे। कल बहुत डिटेल में हमने आपको बताया था। जज साहिबा ने कहा कि नहीं, मैं अपने आप को अलग नहीं करूंगी। इन्होंने बहुत सारे इश्यूज बताए थे कि आप आरएसएस से जुड़े किसी संगठन के कार्यक्रम में गईं, आपके बच्चे जो हैं वो सरकारी पैनल में हैं, वकालत करते हैं, तो सॉलिसिटर जनरल हैं जो मेरे खिलाफ केस लड़ रहे हैं, वो तो उनको केसेस देते हैं, तो वो आप प्रभावित हो सकती हैं इससे फैमिली प्रेशर में। ये तरीके की 2-3 बातें उन्होंने कही थी। लेकिन खैर हाईकोर्ट की जज साहिबा ने कहा कि नथिंग डूइंग, मैं ही सुनूंगी आपका केस। उन्होंने खुद को रिक्यूज नहीं किया। अब इसके बाद इन्होंने कहा कि मैं पेश नहीं होऊंगा। तो आगे अब ये भी हम आपको बताएंगे कि इसका लीगल पहलू क्या है। कि कोई व्यक्ति अगर ये कहे कि मैं अदालत में नहीं जाऊंगा, आपको जो आदेश मेरे खिलाफ देना है दे दीजिए, मैं ऊपरी अदालत में जाऊंगा, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट बचता, मैं सुप्रीम कोर्ट चला जाऊंगा, आपको जो करना है, मतलब जो करना है, आपको जो आदेश देना है आप दे दें, ये वो कह रहे हैं। तो इसका लीगल मायने इसके क्या है वो समझेंगे। लेकिन आज राजघाट पर क्या बोले अरविंद केजरीवाल वो देख लीजिए। अदालत का बहुत सम्मान करते हैं, हम अपने देश की न्याय प्रणाली का बहुत सम्मान करते हैं। माइक लगा देना, न्याय प्रणाली ने हमें बेल दिलवाई, आरोप मुक्त किया। आज हम लोग अगर आजाद घूम रहे हैं तो हमारी न्याय प्रणाली की वजह से घूम रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस जिसकी वजह से हमें ये सत्याग्रह करना पड़ा। वो सभी हमने जज साहिबा को जो चिट्ठी लिखी है उस चिट्ठी में बयां कर दिए हैं, क्योंकि बेहद संवेदनशील मामला है। तो मैं अभी संदेश क्या है
अब ये वहां वो गए। अच्छा, मैं तो पहले तो मैं जब वो आए तो मैं, क्योंकि अब 7 लोग छोड़ के गए तो मैं देख रहा था उनके साथ साथ कौन है। तो साथ साथ उनके देखिए चल रहे थे मनीष सिसोदिया, दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी जी थी, वो उनके साथ चल रही थी। एक विधायक हैं ये, संजीव झा नाम है इनका शायद, संजीव झा, वो उनके साथ चल रहे हैं। तो भाई दिल्ली में खैर लोग कम हो गए, लेकिन दिल्ली की बड़ी पार्टी है आम आदमी पार्टी। एनीवे खैर, सत्याग्रह का नाम दिया है उसको प्रोफेसर साहब इन्होंने। अब देखिए, सत्याग्रह का तो मतलब होता है, जो गांधी जी ने बताया था, वो सत्य के प्रति आग्रह। अब ये सत्य के प्रति आग्रह है या सत्य के प्रति दुराग्रह है, ये देश की जनता अच्छे तरीके। देखिए, अरविंद केजरीवाल जिस नैतिक धरातल पर खड़े थे, आज लोगों को पता है कि वो सब ड्रामेबाजी कर रहे हैं। शीश महल जिन लोगों ने देखा होगा उनको पता होगा कि अरविंद केजरीवाल का नैतिकता का पैमाना क्या है। जो व्यक्ति बाहर एक 10 रुपए का कलम लेकर के जाता हो और चप्पल पहन करके और मारुति वैगन आर में घूमता हो और कहता हो कि हमको कुछ नहीं चाहिए, और वो दुनिया का सबसे बड़े अयास की तरह रह रहा हो मुख्यमंत्री के आवास में, तो हार्श लैंग्वेज सर, हार्श लैंग्वेज। नहीं, हार्श नहीं, अयास ही हम कहेंगे। यदि आप 14 लाख का कमोड आप रखते हैं, यदि 26 लाख का आप जो है वो पर्दा आप लगा करके रखते हैं, आप जो है वो वियतनाम से टाइल्स मंगवाते हैं, तो हम उसको अयास ही कहेंगे। जब कोविड में लोग मर रहा था तब आप अपने शीश महल बनवा रहे थे, तो वो अयास ही कहेंगे। दूसरी बात कि कल जाकर के यदि आप एक अंदाजा लगाइए, कल गवई साहब जो थे वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, कल जाकर कोई कहता कि हम आपकी अदालत में नहीं जा सकते हैं क्योंकि आपके पिताजी कांग्रेस के नेता थे और आपके पिताजी कांग्रेस ने उनको गवर्नर बनाया था। आपका पूरे जो सुप्रीम कोर्ट के जजों के यदि खानदान यदि निचोड़ा जाएगा तो आपको पता लग जाएगा। एक चीफ जस्टिस थे, उनके एक बारे में कहा जाता था कि जो केस देख रहे थे अरविंद केजरीवाल का, उनके वकील के साथ वो बहुत दिनों तक विदेश में भी थे। तो कहा जाए कि भाई आप लोगों के तो पहले से सेटिंग हो रखी है, तो आपके अदालत में तो इस वकील को होना नहीं चाहिए, ये वकील आपने खड़ा किया है तो आपको नहीं होना चाहिए, इस केस की सुनवाई नहीं करनी चाहिए। सबसे ज्यादा मतलब दुनिया में आश्चर्य करने वाला कि एक व्यक्ति को जेल से चुनाव बाहर आकर के चुनाव प्रचार कर रहे हैं, तब तो लोगों ने नहीं कहा था, खुल करके कहा था कि ये तो खुला जो है वो एक ढंग से अपने जुडिशियल, इसको आप नाटक नौटंकी मान रहे हैं ना, ये जो वही कर सकते, पूरा शुद्ध नौटंकी और सातिर क्रिमिनल जो करता है ना, शातिर क्रिमिनल का माइंड है अरविंद केजरीवाल का। जी देखिए, बहुत खतरनाक है। अरविंद केजरीवाल को अगर जज के ऊपर भरोसा नहीं था, आपने अपील की कि भाई मैं आपके इस पर सुनना नहीं चाहता हूं, जज ने आपकी पूरी बात सुनी, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी बाहर किस तरीके से लाई गई, किस तरीके से सोशल मीडिया पर चलाई गई, और जज ने जब पूरा सुनने के बाद कहा कि नहीं, इस केस से मैं नहीं हटना चाहती हूं और आपके केस को मेरिट के आधार पर मैं तय करूंगी, भले ही आपने मुझ पर जो आरोप लगा उसके बाद भी मैं मेरिट के आधार पर तय करूंगी। उसके बाद इस मामले पर अरविंद केजरीवाल को खत्म कर देना था। लेकिन अरविंद केजरीवाल इस मामले को वहां तक राजनीतिकरण करना चाहते हैं कि कल ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए कि कोई भी जज अरविंद केजरीवाल के खिलाफ पर्याप्त सबूत और साक्ष्य होने के बाद भी उनके खिलाफ जजमेंट देने से डरे कि बाहर मार्केट में अरविंद केजरीवाल ने यह परसेप्शन बना दिया है कि मेरे खिलाफ तो सारे जज पहले से तय कर चुके हैं कि अरविंद केजरीवाल को दोषी बनाना है। तो अब जजों के ऊपर एक किस तरीके से दबाव बना रहे हो, पूरी जुडिशरी को आप इस तरीके से कटघरे में खड़ा कर रहे हो। मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल एक बहुत गलत परिपाटी की शुरुआत कर रहे हैं। इस तरीके से आज अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, अब तो मनीष सिसोदिया ने भी किया, करें वो तो खैर मनीष सिसोदिया उनकी पार्टी के, वो तो करेंगे। कल कांग्रेस का कोई लीडर बोल देगा, कोई भारतीय जनता पार्टी का लीडर बोलेगा, आप इस तरीके से करोगे, जुडिशरी क्या करेगी? मुझे लगता है कि पूरी जुडिशरी सिस्टम पर आप अविश्वास बता रहे हो। एक मुख्यमंत्री जो खुद जनता की अदालत में हार चुका है, उसको ठुकरा दिया है, वो ये कह रहा है कि अच्छा चलिए ठीक है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण। अब इसमें आगे क्या होगा ये एक सवाल है ना, भी केस तो जाएगा, केस तो गया हुआ है, केस की सुनवाई जस्टिस वर्णकांता शर्मा करेंगी। केजरीवाल जी ने कहा मैं नहीं जाऊंगा, नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा मेरा वकील भी नहीं जाएगा, फिर क्या होगा? अब ये कोई सीनियर वकील ही बता सकता है। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट और देश के पूर्व सॉलिसिटर जनरल रह चुके हैं सिद्धार्थ लूथरा जी, उनकी बात मैं आपको सुनाता हूं। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट जाना चाहते हैं, ये ठीक है, लेकिन कोर्ट अगर वो वकील नहीं भेजेंगे तो कोर्ट वकील देगा, ये कोर्ट की जिम्मेदारी है। होते हैं बहुत से लोग होते हैं जो कोर्ट वकील का अफोर्ड भी नहीं कर सकते, बहुत से लोग ऐसे होते हैं, फीस नहीं दे सकते, उनके लिए भी वकील अदालत देती है। तो वो उन्होंने कहा आप नहीं देंगे, वकील तो आएगा। दूसरी बात उन्होंने एक और की, उन्होंने कहा अरेस्ट वारंट भी आ सकता है। वो थोड़ी समझने वाली बात है, सुनते हैं सिद्धार्थ लूथरा जी।
अगर केजरीवाल साहब अदालत नहीं जाते तो दो चीजें हो सकती हैं। एक तो पहले तो अदालत उनको नोटिस करेंगी, फिर क्योंकि उन्होंने जमानतनामा भी दिया हुआ है, बेल बॉन्ड दिया हुआ है, तो उनके विरुद्ध वारंट भी, बेलेबल वारंट भी इशू सकते हैं। और अगर फिर भी नहीं वो आते तो अदालत उनकी तरफ से एक अमाइकस या लीगल एड डिपार्टमेंट से, लीगल एड अथॉरिटी से एक वकील को अपॉइंट किया जाएगा, जो वकील साहब फिर आके बहस करेंगे और उनकी तरफ से जो तर्क पेश करने वो पेश कर देंगे। मेरा मानना ये है कि अब केजरीवाल साहब सुप्रीम कोर्ट जाना चाह रहे हैं, इसीलिए उन्होंने ऐसा किया है। सर वो कह रहे हैं, वो उन्होंने कहा अरेस्ट वारंट भी आ सकता है क्योंकि बेल बॉन्ड भरा हुआ, उन्होंने कुछ पता। जितना मैं समझता हूँ वैसे तो सिद्धार्थ लूथरा साहब ठीक से समझा रहे हैं। दो बातें हैं, एक तो जज साहब को लेकर बात कर रहे हैं कि जज साहब के लिए कहा जाता है कि भाई सीजर्स वाइफ शुड बी अबव द सस्पिशन। तो क्या जज साहब को रिक्यूज करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था? पहले भी उन्होंने किया है और बहुत सारे जज आजकल रोजाना ही कुछ ना कुछ चलता रहता है, किसी न किसी मामले में रिक्यूज करते। उन्होंने नहीं किया तो क्या अरविंद जी को उनके सामने जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? भाई जब वो, अभी मैं उनकी बाइट देख रहा था, उसमें कहा कि हमारे को इस न्याय व्यवस्था में भरोसा है और उनकी वजह से हम घूम रहे हैं, तो न्याय व्यवस्था में भरोसा कीजिए। और मान लीजिए उनका फैसला उनके खिलाफ जाता है तो हायर कोर्ट तो है ही ना, वहाँ वो जा सकते हैं, उस फैसले के खिलाफ जा सकते हैं। तो इसमें क्या बात हुई? कल मैं आम आदमी पार्टी के एक प्रवक्ता से मैंने दूसरा सवाल पूछा था कि मान लीजिए स्वर्णकांता जी आम आदमी पार्टी के पक्ष में फैसला आता है, ये मैं वो नहीं दे रही है लेकिन फैसला आ रहा है, तो क्या मैं उसे आम आदमी पार्टी के दबाव का फैसला मान सकता हूँ? ये भी तो दोनों बातें होगी ना। कहने वाला कह सकता है, कहने वाला कह सकता है कि भाई आपने इतना दबाव बनाया कि उन्होंने दे दिया, तो इसलिए उनको ये नहीं करना चाहिए। लेकिन आगे की बात बता रहा हूँ, मैंने एक और जज साहब से बात की थी, फॉर्मर जज साहब से, तो उन्होंने कहा कि वकील भी दे सकते हैं। पहली बात है कि यदि वो नहीं जाएंगे तो सम्मन कर देंगे कोर्ट कि भाई आप आ जाइए। सम्मन के बाद नहीं आते तो उनके लिए बेलेबल वारंट उनके खिलाफ समन करना तो भाई किसी भी वक्त अगर जरूरत, अदालत को जरूरत महसूस होती है कि भाई ये व्यक्ति सामने आए, हाँ तो नहीं आए तो बेलेबल वारंट दे सकते हैं। उस पर भी नहीं आते तो नॉन बेलेबल वारंट इशू कर सकती है। और अगर वो नहीं होता तो उनकी गिरफ्तारी के आदेश दे सकते हैं और कानून के हिसाब से, भारतीय दंड संहिता के हिसाब से 3 साल तक की जेल भी कर सकती है। ये मामला वहां तक भी जा सकता है, वहां तक भी जा सकता है। ये अब कितना जाता नहीं जाता, लेकिन ये व्यवस्था इस तरह की है। अच्छा, इन्हीं पर जो दूसरा मामला चल रहा है, आम आदमी पार्टी के सांसद बागी होकर बीजेपी में चले गए, उसमें भी एक डेवलपमेंट है। आम आदमी पार्टी के जो सांसद हैं संजय सिंह, इन्होंने राज्यसभा सचिवालय को चिट्ठी लिखी है और पार्टी की स्थिति में किए गए एक तरफा बदलाव पर उन्होंने विरोध जताया है और पत्र लिखकर पूछा है कि किस आधार पर ये और किस आदेश पर ये रिकॉर्ड में बदला गया है। इन सांसदों को अब बीजेपी की लिस्ट में दिखाया जा रहा है और इसकी सूचना फ्लोर लीडर्स को क्यों नहीं दी गई थी। संजय सिंह ने सीधे तौर पर राज्यसभा सचिवालय से 5 सवाल पूछे हैं और उनका संकेत ये है कि भाई इस प्रक्रिया का पालन जो है वो नहीं किया गया है और हमको इसकी सूचना भी नहीं दी गई। इस पर हमने काफ़ी बहस कर चुके हैं वैसे कि भाई कि ये प्रोसीजरली तो ये ठीक है, ऐसे प्रेसिडेंट भी हैं कि ऐसा हुआ है। अगर आपको कुछ कहना हो केजरीवाल जी पर। नहीं, मुझे केजरीवाल पर थोड़ी दूसरी बात करनी थी। एक तो ये कि इस पर तो बहस हो चुकी है, पार्टी अलग है, पार्लियामेंट्री पार्टी अलग है, राज्यसभा अलग है। देखिए केजरीवाल जो कुछ कर रहे हैं वो साइकी को समझिए। वो सुप्रीम कोर्ट तो वैसे भी जा सकते थे, वो दूसरा साहब ने बताया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो वैसे भी जाते, कुछ भी आता। राउज एवेन्यू कोर्ट ने अपने निर्णय में आरोप मुक्त शब्द का इस्तेमाल किया है। अरविंद केजरीवाल इस टैग को लूज नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि अगर स्वर्णकांता शर्मा जी या कोई भी जज फैसला सुनाए और फिर से वो संदेह आ जाए, जो कि आना तय है, क्योंकि ये तो हो नहीं सकता ना कि एकदम से खारिज कर दिया, कुछ तो आएगा ना। और अगर वो हो के सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो फिर से आरोपित के तौर पर जाएंगे। इसको आप इस साइकी को समझिए उनकी। वो बहुत चतुर दिमाग व्यक्ति हैं जो उनकी रणनीति है। लेकिन इसमें वो जो कर रहे हैं वो क्या है? वो देश के डेमोक्रेटिक सेटअप के लिए थ्रेट हो गए। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं को एनार्किस्ट हैं, इसलिए नहीं कह रहा हूं को फ्लोटर पहन के राजपथ पे चले जाते हैं, इसलिए भी नहीं कह रहा हूं को कहते हैं कि हमको सब ध्वस्त करना है। इसलिए कह रहा हूं वो आरोप लगा रहे हैं कि अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद जो संघ से जुड़ा है उसके कार्यक्रम में चले गए। अरे भाई ऐसे तो जस्टिस बीवी नागरत्ना, जस्टिस BR गवई, CJI सूर्यकांत, जाने कितने जजेज जैसे कार्यक्रमों में गए। और वो सिर्फ अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद नहीं, कांग्रेस की भी जो लीगल सेल होती है, अगर वो कोई कार्यक्रम कराती तो उसमें जज वकील सब जाते ही। सवाल यह है कि क्या भारत में जहां सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट, नेशनलिस्ट, कांग्रेसी, कोई भी, हर कोई अलग अलग लोग डायलॉग करते थे, डेमोक्रेटिक सेटअप में बात करते थे और उसके बाद वो अपनी अपनी विचारधारा के साथ जाते थे।
जो लोग बड़े लोग हैं वो अपनी विचारधारा कोई भी हो, लेकिन जिस कुर्सी पर रहते थे उस पर न्याय करते थे। क्या अब इस देश में ये चलेगा कि फलाना आदमी इस विचार से है इसलिए इसको हटा दो? ये तो इस देश के डेमोक्रेटिक सेटअप को थ्रेट है ना। आप असली बात समझिए। और ये डेमोक्रेटिक सेटअप को थ्रेट पहली बार नहीं कर रहे हैं, वो लगातार ये करते चले हुए हैं। अब उनके ऊपर ज्यादा बड़ा संकट आन पड़ा, एग्जिस्टेंस का उनको खतरा आ गया, तो फिर से नए सिरे से कर रहे हैं, तो उनका संकट बड़ा। वैसे बाकी देश के लोग देख रहे हैं कि शराब सत्याग्रह की वजह बन गई है। शराब उसमें तो आरोप मुक्त हो गए। अरे सर, आरोप मुक्त होने से क्या होता है? उसमें तो इस तरह की नहीं माना कोर्ट ने कि वो अरे सर कमाल कर रहे हैं आप। थोड़ा सा करेक्ट रहिए सर। आप कैसे कह रहे हैं सर? नहीं, वैसे एक बात त्रिपाठी जी मैं कहूं, नहीं हम में से नहीं भाई, लोअर अभी आप लोग कहते हैं जब तक ऊपर के कोर्ट में है तब तक किसी को ना माने, तो अभी तक नहीं माना। तो ऊपर गया ना, जहां ये फंसे हुए हैं। अभी तो नहीं आया ना सर। स्वर्णकांता शर्मा की कोर्ट में नहीं जा रहे हैं, डरे हुए हैं, इसका मतलब क्यों फंसने का डर है उनको? हम ही क्यों मान लेंगे? राहुल जी जिस दिन था उस दिन तो हमने मान लिया। भाई हम कह रहे हैं आप किसी जो इस वक्त की स्थिति है उसको तो वैसे ही मानेंगे ना। इस वक्त की स्थिति यह है कि जज के सामने खड़े होने से डर रहा व्यक्ति, भाग रहा व्यक्ति, भगोड़ा व्यक्ति, मैं तो यही मानूंगा ना। जिसको निचली अदालत ने आरोप मुक्त कर दिया। निचली अदालत ने आरोप मुक्त किया और उसके बाद आरोप मुक्त भी नहीं किया उन्होंने, तो कहा ये केस ही नहीं बनता। नहीं, उसमें तो सारे गवाह बयान, किसी पर चर्चा ही नहीं हुई, किसी को एग्जामिन नहीं किया कोर्ट। देखिए ये बात तो सही है कि इसका मतलब तो अरविंद केजरीवाल जी ये कदम का यही है कि वो मान के बैठे हैं कि ये फैसला मेरे खिलाफ ही आएगा हाई कोर्ट का। इतना तो वरना क्यों करते इस हद तक जाते हैं? जा सकते हैं ना हायर कोर्ट में। इसका मतलब ये भी तो मान रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमने ऐसा कारगुजारी की है, उनको तो पता ही होगा ना। किया है। अब सर अब देखिए, अभी तो आगे पहले हाईकोर्ट का फैसला देखिए, फिर नौबत आई तो सुप्रीम कोर्ट जाएगा, मतलब कोई तो जाएगा, ये नहीं जाएंगे तो सीबीआई जाएगी। एक और आपको खबर आगे की बताऊं मैं। कल एक वीडियो बनाया था राहुल गांधी ने, वीडियो मतलब कल वो पोस्ट किया गया था कांग्रेस पार्टी की तरफ से, तो हम उसको पूरा नहीं सुन पाए थे। उसमें से एक सेक्शन मैंने आज निकाला, वो मैं आपको दिखाता हूं। दिल्ली यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट से, गार्गी कॉलेज की स्टूडेंट से उनकी मुलाकात थी और उसमें जो बच्चे बैठे हुए थे, जो कॉलेज स्टूडेंट्स बैठे हुए थे, बाय एंड लार्ज ऐसा, क्योंकि वो सुन के ये लगा कि वो कांग्रेस पार्टी को पसंद करने वाले लोग थे, तो ठीक है, उसी लिए बुलाया गया होगा, उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन वहां जो बातचीत हुई उसमें एक मुद्दा महिला आरक्षण का निकला। तो राहुल गांधी ने बताया कि हमने इसका विरोध क्यों किया। वहां उन्होंने एक इंटरेस्टिंग बात की। उन्होंने कहा देखो ये साउथ के खिलाफ था पहली बात, और ये नॉर्थ साउथ की बड़ी लड़ाई जो है वो इससे शुरू हो जाती अगर हम इसका विरोध नहीं करते। हालांकि उस बिल में बार बार ये बात आई थी कि जो प्रोपोर्शन अभी है वही प्रोपोर्शन रहेगा, लेकिन फिर भी राहुल गांधी ने कहा इससे नॉर्थ साउथ का झगड़ा शुरू होता। फिर उन्होंने कहा ये बिल बीजेपी इसलिए लाई क्योंकि बीजेपी को ये गलतफहमी है कि वो उत्तर भारत में कभी हारेगी नहीं, और हम कह रहे हैं कि एक दिन जरूर हारेगी। फिर झगड़ा ही क्या है? फिर क्यों ये चाहते हैं कि सदर्न इंडियन स्टेट्स को, स्मॉल स्टेट्स को, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को निपटा दो। और मेन जो नॉर्दर्न स्टेट्स हैं उनको आप ज्यादा सीटें दे दो। नाउ दिस इज अ प्रॉब्लम। आई टेल यू व्हाई। बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल बीजेपी सोच रही है कि हम नॉर्थ इंडिया में कभी हारेंगे नहीं, वो सच नहीं है, वो हारेंगे। दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। वो कर क्या रहे हैं, वो पॉलिटिकल एडवांटेज लेने के लिए कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहे हैं। और हमारा कहना है कि देखो भैया, कॉन्फ्लिक्ट नहीं क्रिएट करने देंगे। आपको अगर महिला की बिल पास करनी है, वो पुरानी बिल पड़ी है उसको ले आओ। बाकी बातें बहुत 3-4 दिन बहुत बहस हुई, इस पर नहीं जाएंगे, लेकिन मैंने फिर इसको क्योंकि रिकॉर्ड ये सेट करना जरूरी है। इस बिल में नॉर्थ और साउथ की सीटों के प्रोपोर्शन में कोई बदलाव नहीं हो रहा था, डर लग रहा है, सेम प्रोपोर्शन था, वो बिल्कुल क्लियर था। वो तो कोई ऐसा नहीं था कि नॉर्थ का ज्यादा बढ़ती है और कम अनुपात में दक्षिण की बढ़ती। तो नॉर्थ साउथ वाला झगड़ा तो फिक्शनल है, वो झूठ है, वो कुछ नहीं था ऐसा। जो बात उन्होंने दूसरी की उस पर बात करते हैं कि बीजेपी को लगता है वो नॉर्थ में कभी नहीं हारेगी। मुझे नहीं पता बीजेपी को ऐसा लगता है कि नहीं लगता, कांग्रेस पार्टी को क्या लगता है, सवाल ये है। समीर जी, अभी भी राहुल गांधी को ये लगता है कि नॉर्थ इंडिया में बीजेपी कभी नहीं हारेगी। भाई जो सबसे बड़ा दल हराने की स्थिति में कभी था कांग्रेस, और जो सबसे बड़ा दल नॉर्थ इंडिया का था, उसकी हालत आज नॉर्थ इंडिया के अंदर क्या हो गई है। कौन है जो भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देने की स्थिति में है? भाई ये नहीं कर रहा क्योंकि पार्टी राजनीतिक दल में चुनाव हार नहीं सकती, हार जीत लगी रहती है, लेकिन इतना मजबूत हो जाना, चुनाव दर चुनाव जीतते जाना, कौन सा दूसरा राजनीतिक दल है? क्या उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को हराने की हैसियत अखिलेश यादव या राहुल गांधी के अंदर है? क्या बिहार के अंदर जिस तरीके से तेजस्वी यादव 25 सीटों पर सिमट गए, यूपी को शामिल कर रहे हैं आप? बिल्कुल, योगी आदित्यनाथ को हराने की हैसियत आज की तारीख पर अखिलेश यादव में है ना, राहुल गांधी के अंदर है। दोनों मिलकर और मायावती को साथ भी ले ले, तभी योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश में आज की तारीख में नहीं हरा सकते। तो यूपी का चुनाव भी आउट कर दिया है।
बिल्कुल। अब योगी आदित्यनाथ काम बोला ना, 2017 से जी शक्ति ने जो काम किया है 2027 तक का उसका 10 साल का काम है। जनता काम के आधार पर तो मैंडेट देगी। और आपने विपक्ष में रह के क्या क्या, मुझे नहीं लगता, पता नहीं राहुल गांधी ने ऐसा क्यों कहा। अगर वो लोकसभा की भी बात कर रहे हैं, राजस्थान में बीजेपी की सीटें कम हुई, हरियाणा में सीटें कम हुई है, उत्तर प्रदेश में हार गई, मध्य प्रदेश में साफ हो गई। नहीं, मैं कह रहा हूं बीजेपी की सीटें कम हुई है पिछले इलेक्शन में। लेकिन मैं तो ये कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में हार गई भाजपा, 33 पे रह गई, 37 अखिलेश यादव की है। यूपी में जितना बड़ा झटका लगा। राहुल गांधी का ये कोर्स करेक्शन है, राहुल गांधी का ये डर है, महिला विरोधी होना राहुल गांधी पर चिपक गया है, इसीलिए अब ये तरीके वो खोज रहे हैं। कौन नहीं जानता है कि भाई सबका लाभ होता महिलाओं को, अगर परिसीमन होता 800 850 सीट अगर हो जाती तो किसका लाभ होता? महिलाओं का लाभ नहीं होता क्या? क्या जो राहुल गांधी के अगल बगल बैठी महिलाएं हैं उनको अवसर नहीं मिल जाता? मिल जाता। लेकिन चूंकि राहुल गांधी और उनकी पार्टी ने उसका विरोध कर दिया तो वो अवसर नहीं मिलेगा। नंबर 1। नंबर 2 ये कह रहे हैं उत्तर दक्षिण का कराने के चक्कर में, उत्तर दक्षिण क्या दोनों की सीटें पड़ रही थी, दोनों को लाभ हो रहा था। दक्षिण की पार्टियों ने कहा कि भाई हमारा लाभ हो रहा था, इतना बड़ा अवसर जगन मोहन रेड्डी भी कह रहे हैं और चंद्रबाबू नायडू भी कह रहे हैं। और जो सबसे बड़ी बात, अगर उत्तर भारत में भारतीय जनता पार्टी हार गई, हार जाएगी, हार रही है, आप जानते हैं, तो भी उत्तर भारत विरोधी बयान क्यों देते रहते हो भाई हर वक्त? वहीं से तो जीत के आ रहे हो, फिर भी ये बयान देते रहते हो। एक बार गए दक्षिण भारत तो कहा दक्षिण भारत के लोग तो बड़े मुद्दों पर वोट करते हैं, उत्तर भारत के लोग तो यूं ही कर। एक बार हार गए तो ये हाल हो गया। यानी जिस अमेठी ने लगातार जिताया, अभी भी आपके ही व्यक्ति को फिर से किशोरी लाल जी को जिता दिया है। आप इस तरह से बात करते हैं। ये दरअसल कोर्स करेक्शन की कोशिश है, क्योंकि देश भर में जो भारतीय जनता पार्टी ने मुद्दा बनाया महिला विरोधी राहुल गांधी, ये इतिहास में दर्ज हो गया है। जैसे राहुल गांधी की चिंताएं जो हैं वो दूसरी हैं। नॉर्थ की मैं बात करूं, आपको एक उदाहरण में देता हूं। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत। राजस्थान में तो हर 5 साल में बदलती है ना सरकार। कई राज्यों में ट्रेंड था, वो ट्रेंड भी टूट गया, लेकिन राजस्थान में बना हुआ है वो ट्रेंड अभी भी। गहलोत साहब ने एक बार फिर सचिन पायलट को लेकर बयान दिया और मेरे ख्याल से गैर जरूरी बयान दिया था। अब आप क्यों दिया था वो मैं आपको बताऊंगा बाद में, पहले आपको बयान सुनाता हूं। उन्होंने कहा कि देखो सचिन पायलट को भी समझ में आ गया है, वो मानेसर ले गया था विधायकों को, वो गलती हो गई थी, वो बात अब वो समझ चुका है, अब ऐसा नहीं होगा दोबारा। बयान सुनिए आप। सचिन पायलट जी को अनुभव हो गया है कि इस प्रकार की गलती करने के क्या अंजाम होते हैं, ठीक है ना। इसलिए अब वो समझ गए हैं, संभल गए हैं, समझ भी गए हैं, संभल भी गए हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ अब वो हमें छोड़ के कभी नहीं जाएंगे। और कुछ कहना मुझे? और हमारी सबकी पूरी पार्टी एकजुट है उनके साथ में। कह रहे हैं वो समझ भी गए हैं, वो संभल भी गए हैं, और मेरी उम्मीद है कि वो पार्टी छोड़ के कभी नहीं जाएंगे। ये तो उम्मीद नहीं हो सकती गहलोत जी की। गहलोत जी मेरे सामने भी आ जाएंगे तो मैं कह दूंगा ये आपके मन की कामना तो नहीं हो सकती। ठीक है, समझ गए थे और संभल गए थे। अब ये सोनिया गांधी ने कहा था राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाओ, तो सारे विधायकों को इकट्ठा कर लिया। और ये मल्लिकार्जुन खड़गे साहब गए थे, उस समय तो अध्यक्ष भी नहीं थे। सर ये बयान देना क्यों पड़ा उनको? ये अशोक गहलोत के इस बयान के पीछे की वजह जो है वो मैं आपको बताता हूं। एक्चुअली राजस्थान बीजेपी की जो प्रदेश प्रभारी हैं राधा मोहन दास अग्रवाल, उन्होंने सचिन पायलट की निष्ठा पर सवाल उठाते हुए तंज कसा था कि उनका एक पांव कांग्रेस में है और दूसरा कहीं और है। इस पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पलटवार किया और कहा कि ना सचिन पायलट के दोनों पांव यही हैं। लेकिन अगर मान लो इसका जवाब देना ही था तो आपके या तो अवॉइड कर देते, नहीं देना था जवाब, क्या उनसी बड़ी बात थी। लेकिन जवाब दिया क्योंकि सूट करता है, बार बार याद दिलाओ कि सचिन पायलट ने क्या किया था। फिर ऐसे शब्द की संभल गए हैं, वो समझ भी गए हैं, अब कहीं नहीं जाएंगे। जी सर बिल्कुल, आपने जो कहा ना कि गैर जरूरी बयान है, लेकिन गैर जरूरी आपको लग रहा है। हाँ, उनके लिए जरूरी था कि ये सारी चीजों को फिर से रिकॉर्ड पर रखा जाए, स्टेट किया जाए। राजनीतिक तौर पर वो चाहते हैं कि मुफीद है उनके लिए, और वो चाहते हैं कि इसका, बल्कि उनको तो एक मौका मिल गया कि फिर से सचिन पायलट पर कुछ संदेह पैदा करो, संदेह पैदा किया जाए। तो राहुल जी को कहीं राहुल जी इन चीजों को ठीक करें ना, तो जो वो कह रहे हैं उत्तर भारत में बीजेपी को लगता है कि नहीं हारेगी, वो अभी और सारे काम होंगे तो फिर इस पर भी करेंगे ना काम। राहुल जी के पास बहुत काम रहता है सर, ऐसा मत कीजिए। लेकिन वो अशोक जी ने कहा वो, और एक उनकी स्टाइल भी है तंजी में बात करने की, लेकिन वो बात सारी की सारी स्ट्रेट तरीके। लेकिन आपने देखा कि मैं पिछले 5 साल से 7 साल हो गए होंगे इस बात को, तो सचिन पायलट वाली बात को, तब से वो बदले नहीं है अशोक गहलोत जी, उसी लाइन पर वो चल रहे हैं, उसमें उन्होंने कोई बदलाव नहीं किया। और सचिन पायलट राजस्थान के बड़े नेता हो गए अब, और राहुल गांधी प्रदेश अध्यक्ष भी नहीं बना रहे उनको, प्रदेश अध्यक्ष तो इसलिए सचिन पायलट को लेकर अब तो अशोक जी का स्नेह उन पर रहना चाहिए। मैं ऐसा समझता हूं कि
वो कहे कि नहीं, सचिन वो पायलट रहेगा ही। स्नेह इसी कारण सचिन पायलट अशोक की गहलोत हालत का है। बेटा भी तो बड़ा हो गया। अरे सचिन पायलट जी मान गए तो स्नेह तो यार दुलार उड़ रहा होता अब लेकिन तक। कह रहा हूँ कि अशोक गहलोत जी का अपना बेटा भी तो बड़ा हो गया, तो मतलब ये भी- लेकिन अब जो राहुल गांधी ने बात की थी, जो राहुल गांधी ने बात की थी कि भाई उत्तर भारत में भारतीय जनता पार्टी मजबूत है, इतना तो मान ही लिया ना कि जब ये कहा कि बीजेपी को लगता है कि वो कभी नहीं हारेगी। देखिए अभी तो फिलहाल कहीं भी उत्तर भारत में जहां पर भारतीय जनता पार्टी मजबूत है, कम से कम कांग्रेस उसको हराने की स्थिति में नहीं है। आप कह सकते हैं कि यदि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान यदि वो बहुत अच्छा यदि कांग्रेस पार्टी करती है तो ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा है। राजस्थान में पिछले लोकसभा चुनाव के अंदर बहुत अच्छा पार्टी ने किया था, लेकिन उसके अतिरिक्त यदि आप देखेंगे तो कहीं भी अन्य पार्टियां आ सकती हैं। जैसे अखिलेश यादव के लिए हम कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव में यदि सामाजिक समीकरण को ठीक से फिर साधते हैं तो क्या तो क्या वो भारतीय जनता पार्टी के लिए कठिन होगा आगे का रास्ता? ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि 2027 का जो चुनाव है, विधानसभा के चुनाव में अखिलेश यादव कैसा परफॉर्म करते हैं। इसी के आधार पर तय होगा कि 2029 का क्या होता है। यदि 2027 के चुनाव में अखिलेश यादव की बुरी तरह से पराजय हो जाती है और या आज का भी आंकड़ा रहता है तो निस्संदेह मानिए कि 2029 का रास्ता उनके लिए ठीक नहीं होगा। दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में आज हंगामा मचा। वजह क्या थी? आरएसएस के शताब्दी वर्ष पर युवा कुंभ नाम का एक प्रोग्राम होने जा रहा था। आरएसएस के 100 साल पर एक कार्यक्रम होना था, चल रहा था, तभी वहां पर स्टूडेंट्स का एक गुट मौके पर पहुंच गया। एक भीड़ आई, खूब नारेबाजी हुई, खूब बवाल हुआ, माहौल खराब हो गया। छात्रों ने कैंपस में आरएसएस से जुड़े संगठन की तरफ से आयोजित इस युवा कुंभ का विरोध किया। प्रदर्शन के बीच कैंपस में पुलिस वालों को भेजना पड़ा, पुलिस तैनात की गई और छात्र जो हैं वो आरएसएस गो बैक के नारे लगा रहे थे। तो यह हंगामा आज वहां पर हुआ है। पहले आप ये नारेबाजी सुनिए, फिर देखते हैं स्टूडेंट्स का क्या कहना था। एक बार देखिए। ऐसा वाले प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि मतलब मैं इसमें आरएसएस का प्रोग्राम ना हो, इसीलिए इसी बात का प्रोटेस्ट हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि मैं कॉमन छात्र, मैं किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करता हूँ कि ना लेफ्ट और ना राइट। मैं छात्र हूँ, ऐसा नहीं कि आप सब कुछ जगह दीजिए, कि ऐसा नहीं कि आरएसएस वाले को जगह दे रहा है और किसी को जगह नहीं दे रहा है, गलत बात है। अब देखिए, हमारे विश्वविद्यालयों में इस विरोध प्रदर्शन ये सब कोई नई बात नहीं है, आम बात है। ये थोड़ी विचारधारा वाला मामला हो गया है। जैसे जेएनयू में होता है, जेएनयू में भी लोगों ने कहा कि भाई अभी जो आरोप लगाते हैं वहाँ पर लेफ्ट का दबदबा रहा हमेशा। एक बार एबीवीपी जीत भी गई थी, हालांकि अभी फिर वहाँ पर स्टूडेंट यूनियन जो है वो लेफ्ट की आ गई है। उनको लगता है कि जो यहाँ पर वीसी वगैरह लोग बैठाए गए हैं वो आरएसएस आइडियोलॉजी से जुड़े हुए हैं। ऐसे ही आरोप जामिया को लेकर के भी लग रहे हैं। तो यहाँ पर उन्होंने कहा आरएसएस का कार्यक्रम हम नहीं होने देंगे। जज पे भी लगा दिया। मतलब देखिए, पूरे दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, जेएनयू हो, पूरे देश भर के जितने यूनिवर्सिटी हैं वहाँ पर जो छात्र हैं वो युवा कुंभ का एक आयोजन कर रहे हैं। अच्छा, ये हर यूनिवर्सिटी में हो रहा है? हर यूनिवर्सिटी में हो रहा है, ऐसा नहीं है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट लेवल पर भी हो रहा है, कैंपस लेवल पर भी हो रहा है और पूरे यूनिवर्सिटी के स्तर पर। यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने इस शताब्दी वर्ष में युवाओं के बीच में हर स्तर पर रीच आउट करना चाहती है और वो बताना चाहती है कि हम एक्चुअली क्या कर रहे हैं और हमारे बारे में क्या क्या बातें की जाती है, एक्चुअल ग्राउंड पर हम क्या कर रहे हैं। तो स्वाभाविक है जो जामिया के जो अभी के वर्तमान वाइस चांसलर हैं उनका अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के साथ संबंध रहा है। मजहर, हाँ, क्या नाम है आपको? मजहर जी, प्रोफेसर मजहर पर्शियन के हैं और मेडिवल हिस्ट्री के वो प्रोफेसर हैं और जेएनयू से पढ़े हुए हैं और आरएसएस से एफिलिएटेड रहे हैं। वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से वो उनका जुड़ाव रहा है। तो स्वाभाविक है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से उनका जुड़ाव है और जब से वहां पर वो गए हैं इस प्रकार के आयोजन में, यानी कि चूंकि वो माना जाता है कि यह अल्पसंख्यकों का यूनिवर्सिटी है जामिया के अंदर, तो स्वाभाविक तौर पर है कि वहां पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पहुंचने का प्रयास कर रही है। इसका तो स्वागत किया जाना चाहिए था। यदि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ चल करके वहां पर आ रहा है तो वहां तो हंगामा करने के लिए नहीं आ रहा है, वहां तो अपनी विचार ही रखने के लिए वहां पर जाता था।
आखिर जेएनयू में सीताराम येचुरी जब आते थे तब वहां पर उनका स्वागत किया जाता था, और वहीं सुब्रमण्यम स्वामी चले जाते थे तो हंगामा कर देते थे, मारपीट के। यदि गोविंदाचार्य वहां पर चले जाएं या कोई और भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रचारक या सरकारवाह यदि वहां पर चला जाए भाषण देने के लिए, तब वो वामपंथी सारे। जेएनयू में तो फिल्म की स्क्रीनिंग भी नहीं हो पाती सर, आज भी नहीं हो पाती। मैं तो कह रहा हूं कि वहां पर आज के दिन में यदि धुरंधर 20 साल पहले यदि धुरंधर वहां पर किया जाता तो लोगों को मारपीट करके वहां से हाँक दिया गया होता। लेकिन आज स्थितियां वहीं बदल गई है, जामिया के अंदर भी स्थितियां बदल रही हैं। स्टूडेंट्स कहेंगे प्रोटेस्ट हमारा राइट है। नहीं, सुबह देखिए उनका अधिकार है कि वो प्रोटेस्ट करें, सिर्फ उस प्रोटेस्ट में हिंसा नहीं होनी चाहिए। ठीक है। ये ध्यान में तो ये भी तो लोगों को पता है ना, यही जामिया के छात्र थे जो सीएए पर हिंसक आंदोलन के साथ खड़े होते, यही तो जामिया के विश्वविद्यालय सीएए में बहुत एक्टिव थे, शाहीन बाग से जुड़े हुए थे। नहीं, उस छोड़ दीजिए, जो टेररिस्ट इनकाउंटर हुआ था उसके साथ भी आकर के तो यही जामिया के लोग खड़े हो गए सर, थे। क्या कहेंगे एक वर्ग उनका आकर के। अच्छा, सारा बैकग्राउंड तो सर ने खुद ही बता दिया। मुझे लगा वाइस चांसलर के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन ये तो उसके कुंभ को लेकर हो रहा है। मुझे नहीं लगता कि कुंभ को लेकर कोई प्रदर्शन करना उनका ठीक है, लेकिन संघ वहाँ पर कुंभ कर रहा है, युवा कुंभ कर रहा है। हालांकि संघ को आवश्यकता नहीं, एबीवीपी की खुद की विंग है, एबीवीपी के नाम से भी हो सकता है, लेकिन संघ भी करे तो इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। सब लोग करते, जैसे अभी भी जिक्र हुआ कि जेएनयू में, जामिया में लेफ्ट की भी तो विचार पर बात होती है, कार्यक्रम होते रहते हैं और वो प्रदर्शन कर रहे हैं, वो भी, उसमें भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन उसको कन्फ्रंटेशन में हिंसा से भी पुलिस तो भेजनी पड़ गई ना सर, कन्फ्रंटेशन पर भी ना, किसी भी शिक्षण संस्थान के कैंपस में पुलिस का आना, ये बड़ी बात है। वो बड़ी बात पुलिस नहीं आनी चाहिए, वो बड़ी बात है, वो नहीं आनी चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ हिंसा तक भी नहीं आना चाहिए, कन्फ्रंटेशन भी ना हो। प्रदर्शन आपने कर दिया, ठीक है, वो कर रहे हैं। वो राहुल गांधी का जो हमने वीडियो दिखाया था ना भी आपको, जिसमें वो महिला आरक्षण वाली बात कर, उसमें एक बात उन्होंने और कही। उन्होंने कहा कि जब हम सत्ता में आएंगे, मतलब जब भी बीजेपी जाएगी, तो उन्होंने कहा हमको बहुत मेहनत करके इस देश के सारे संस्थानों में से चुन चुनकर आरएसएस के लोग जो बैठाए गए हैं उनको निकालना पड़ेगा, खास तौर पर शिक्षण संस्थानों में जो आरएसएस ने पैंठ बना ली है, अपने लोग बैठा दिए, उनको हम हटाएंगे आते ही। जी त्रिपाठी जी, एक लाइन बोलना चाहूँ, बोल रहा हूँ। आप तो रिटायर हो जाएंगे तब तक। नहीं सॉरी, बिल्कुल आपने सही कहा। नहीं, हम रहेंगे भी तब भी वो राहुल गांधी निकाल नहीं सकते हैं, ये तो मैं जानता हूं कि वो निकाल नहीं पाएंगे। और दूसरी बात, राहुल गांधी को अपने परिवार की जरा हिस्ट्री जानना चाहिए और अपनी कांग्रेस पार्टी की थोड़ा सा हिस्ट्री जानना है। जितने भी खतरनाक शातिर मुस्लिम लीगी थे वे सब नेहरू के साथ आकर के खड़े हो गए थे। जो इस देश का विभाजन करने के लिए सबसे आगे खड़े थे वो सब नेहरू के साथ आकर के खड़े होते। गिनाऊंगा तो हजारों ऐसे नेता मिल जाएंगे और एक से एक टॉप। और जुडिशरी में कैसे कैसे लोग अपॉइंट किए थे बताने की आवश्यकता। त्रिपाठी जी बोले फिर। राहुल गांधी का तो ये खैर एजेंडा ही रहता है, लेकिन और इसमें कोई बहुत मतलब चौंकाने वाला भी नहीं है, लेकिन बड़ी जाहिर सी बात है भाई, जब कांग्रेस को अवसर मिला तो उसने अपने विचार के लोगों को वहां स्थापित किया। अब ठीक है, उसके विचार के जैसे कोई थे नहीं तो कम्युनिस्टों को रखते थे, संघ से जुड़े लोगों को भारतीय जनता पार्टी रख रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में तो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कांग्रेस के लोग बैठा दिए जाते हैं। यहां तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर यहां आना चाह रहे हो तो हम बैठा देंगे। क्या कांग्रेस में इतना साहस है कि कोई भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति जाए और उसको किसी बड़ी जगह पर वो बिठा पाए? क्या ये साहस है क्या? और अगर ये साहस होगा तब तो आपकी पार्टी बड़ी हो सकती है। मैं एकदम दूसरी बात कर रहा हूं, ये समझना बहुत जरूरी है। आप बार बार ये कहेंगे कि हम उनको रोकना चाहते हैं और दूसरा कह रहा है कि हम सबको समेट लेना चाहते हैं, तो दोनों का फर्क समझ लीजिए। राहुल गांधी पिछले 20 साल से यही बात कर रहे हैं और ये करते 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 यूपीए सत्ता से बाहर चली गई, कांग्रेस सत्ता से बाहर चली गई, वो चुनाव हार गए, उनकी बहन आ गई, सब कुछ हो गया, लेकिन मूल क्या है? कांग्रेस की बात सुनते ही आदमी कहता है कि अरे भाई जाने दीजिए, अभी इस पार्टी का समय नहीं। राहुल गांधी की बात करके थका हुआ नेता है भाई, मतलब मन ही नहीं करता उसका, ऐसे लोग बात मन ही नहीं करता है। तो अनमना नेता वो इस तरह की जब बात करो, मैं फिर कह रहा हूं, जब अगर इस विचार की सरकार है तो संघी ही बैठेंगे, कोई और भला क्यों बैठेगा? और अगर उनको बीच में 20 आरोप तो आते हैं कि फलाना कांग्रेस से जुड़ा हुआ था, संघ के समय में भी, भाजपा के समय में भी आके बैठ गया, ये सब भी तो आरोप लगते हैं। तो मुझे लगता है कि मूल मुद्दा यह है कि क्या विषय है। इतना सरल है जैसा उन्होंने बताया, जिस विचार की सरकार है उसी विचार के लोग तो बैठेंगे सब जगह। मौलाना आजाद से नूरुल हसन तक आखिर सारे मुसलमान ही उनको एजुकेशन मंत्री क्यों मिलते थे? हाँ सर, इस पर बोलिए जरा। ये आमतौर पर ऐसा ही होता है, कांग्रेस की सरकारें रहीं तब वो लोग बैठे रहे और बीजेपी को उसको
20 साल लग गए उन सबको खाली करके नया एक विचार बनाना। और ये तो सच है, मतलब इसमें कोई, हर्ष जी ने बहुत साफ तरीके से बताया कि वो पार्टी जो भी आती है वो अपनी विचारधारा के लोगों को लेकर आ रही है, शिक्षा में लेकर आ रही है, और जगह पे ला रही है, ब्यूरोक्रेसी में ला रही है, गवर्नर्स में ला रही है। ये हिंदुस्तान की सामान्य प्रक्रिया है, इसमें कोई मुझे ऐसा नहीं लग रहा है जिसको यही लोग कुछ ज्यादा कर रहे हैं। ये ज्यादा नहीं, वो ज्यादा इसलिए लग रहा है क्योंकि 50 साल एक विचारधारा रही, अब उसके बाद कोई दूसरी विचारधारा आई है। और मैं बता रहा हूँ कि वाजपेयी सरकार 6 साल रही तो उसमें ये काम नहीं हो पाया। अच्छा, उसमें नहीं किया गया, मोटे तौर पर नहीं हो पाया। विजय जी, दोनों में अंतर थोड़ा सा एक और है। कांग्रेस की सरकारों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को वर्जित था, और आज तो लोग लंगोट बदल ले रहे हैं, तो उसके बाद तो बीजेपी को देखना है, इसमें क्या करना है, इसमें हम क्या कर सकते हैं? बहुत सारे ऐसे वाइस चांसलर हो जाएंगे इस देश में। ये आपका फ्रस्ट्रेशन हो सकता है, लेकिन बीजेपी को देखना, वही बात है जो आप जो हमारा फ्रस्ट्रेशन नहीं है, हमारा फ्रस्ट्रेशन इस बात का है विचार को लेकर के। अच्छा, चलिए ठीक है। ऐसे बहुत सारे यूपी की बात छेड़ दी थी ब्रेक से पहले, आज आकर के बैठे समीर जी ने डिक्लेयर कर दिया कि अभी योगी जी को चुनौती देने वाला कोई नहीं है उत्तर प्रदेश में। 27 में भी मतलब कोई चुनौती नहीं है, आपने डिक्लेयर कर दिया। अखिलेश यादव का एक बयान दिखा देता हूँ, इलेक्शन पर ही आया है उनका बयान। वो बंगाल मुझे दिखे तो नहीं, बंगाल गए होंगे लेकिन जरूर वो प्रचार करने के लिए। अखिलेश कहाँ गए? अखिलेश गए हैं, एक दिन के लिए गए थे बस। हाँ, मतलब मुझे जो भी गए जरूर होंगे, घूमने का मन तो सबका। और उन्होंने कहा आप इंतजार कीजिए, अभी आप चुनाव चल रहा है। बड़ी बात होती है ना कि जंग चल रही है दुनिया में, तो हमारे यहाँ तेल का दाम नहीं बढ़ा। उनका वेट करो, चुनाव खत्म होगा, गैस, तेल, खाद सब महंगी होगी। और चुनाव खत्म होते ही देखिएगा डीजल, पेट्रोल, खाद सब महंगा हो जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी ने तैयारी कर ली है। हमें आपको महिला आरक्षण मूल्य बढ़ा देंगे और धीमे से रेट बढ़ा देंगे। भविष्यवाणी कर दी उन्होंने आपकी तरीके से। देखिए, पहले भी इस तरीके से अफवाह फैलाने की कोशिश की गई थी, और केंद्र सरकार ने बहुत स्पष्ट बोला कि फिलहाल कोई कीमत बढ़ाने का प्लान नहीं है। और अगर सरकार को आगे लगेगा कि कुछ पैसे बढ़ाने, तो सरकार तय करेगी। यह कह देना कि चुनाव होते ही कल 2 तारीख को वोटिंग, 2 तारीख को वोटिंग हो जाएगी, उसके तुरंत बाद तो 29 की बात दिक्कत नहीं है, बढ़ा देगी, मुझे इसकी संभावना कम नजर आती है। सरकार को बढ़ाना होता, सरकार पहले भी बढ़ा देती, सरकार को नहीं बढ़ा। पहले ऐसे हुआ है सर, लेकिन पहले ऐसे हुआ है, ऐसा तो कभी नहीं होता कि सरकार पहले बढ़ा देती चुनाव से। चुनाव के बाद बढ़े हैं लेकिन दाम पहले ऐसा हुआ। वही कह रहा हूं। लेकिन जो बात मैं तो ये तो बहाना मिल गया मुझे यूपी पे आने का। सरकार ने एक्साइज ड्यूटी कम भी की है। आप देखिए, जब दुनिया में पैसा बढ़ा तो सरकार ने एक्साइज ड्यूटी कम कर दी, 10 रुपए 12 रुपए उसके ऊपर। हाँ, उन्हें उनका कहना है इलेक्शन में असर ना पड़ जाए, इसीलिए सरकार ने अपने ऊपर नुकसान ले लिया, जनता के ऊपर पास ऑन नहीं किया। लेकिन यूपी की बात कर लें सर, वो ठीक है, वो इतना कर रहे हैं, लेकिन कम से कम कांग्रेस की तरह जो है वो ऑयल बॉन्ड को जो है वो बाद में भारतीय जनता पार्टी को चुकाने के लिए तो नहीं छोड़ सर। लेकिन यूपी वाली भविष्यवाणी पर आपको कुछ कहना है? उन्होंने कहा अभी कोई चुनौती ही नहीं है यूपी में। देखिए, मैं तो हमेशा इस बात को मानता हूँ, कोई अजय नहीं। जो ममता बनर्जी के लिए है वो उत्तर प्रदेश की सरकार के लिए भी है। और उत्तर प्रदेश के बारे में तो अभी आप देख लीजिए ना, 37 सीटें लोकसभा में आई है, तो अब इस चुनौती को यदि आप नहीं देखना चाहते तो मत देखिए। इसका मतलब ये भी नहीं है कि वही आ जाएंगे, लेकिन एक चुनौती तो हमेशा एक चुनौती। उसके बाद उपचुनाव भी हुए 6। कल हम लोग बात कर रहे थे ना, कल हम लोग बात कर रहे थे यूपी की, जब हमने बात की। सर सुनिए, कि हमने 21 का सुनिए सर, एक व्यूअर का, मैं सीरियसली आप वो देखेंगे, आप लोग भी जाकर के, एक व्यूअर ने मैसेज किया हुआ था कि आप लोग जो चर्चा कर रहे हैं वो आप जाने, लेकिन यूपी का चुनाव पूरी तरीके से जाति का चुनाव बन चुका है। ये उत्तर प्रदेश के व्यूअर की टिप्पणी थी। जाति का चुनाव अगर व्यूअर कह रहा है क्योंकि वो वहीं का होगा, तो ज्यादा मुश्किल हो सकती है, चुनौती ज्यादा बड़ी हो सकती है भारतीय जनता पार्टी के लिए। क्योंकि मैं समझता हूँ जब भी जाति पर चुनाव आएगा तो भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ेंगी। त्रिपाठी जी बताइए, यूपी। नहीं, देखिए, ये संकट तो हमेशा रहेगा कि अगर जाति पर चुनाव होगा तो फिर भाजपा का वो कोई कहते हैं ना ग्राउंड नहीं उनका। लेकिन क्या जाति का चुनाव उस तरह से हो रहा है जैसे हम लोग सामान्य संदर्भों में देखते हैं? मैं बार बार ये बात कह रहा हूं कि जो अखिलेश यादव और राहुल गांधी कर रहे हैं वो किस जाति को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो जाति अगर पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ है और जिसकी वो बात कर रहे हैं उसमें से एक बड़ा वर्ग उसको, भाई यही कहते हैं ना, भाजपा तो पिछड़ों की पार्टी हो गई, और वो दिन रात अगड़ों को, या अगड़ा कहना ठीक नहीं, मैं तो अगड़ा पिछड़ा भी कहना ठीक नहीं समझता हूं, लेकिन जो भी आप जनरल कास्ट कहते हैं, सामान्य वर्ग कहते हैं, उसको खिलाफ वो खड़े हैं। वो मतलब उनकी चुनावी कैंपेन ही जो जनरल कास्ट है उसको काट कर शुरू हो रही, तो भला कहां से वो भाजपा से वोट ले लेंगे? निश्चित तौर पर जातीय विभाजन, जातीय संघर्ष उत्तर प्रदेश की सच्चाई है, और इसका संकट भी बीजेपी के लिए है। अगर चुनाव के पहले दूसरी चीजें नहीं दुरुस्त करेंगे तो उसका नुकसान भी। अगड़े वोट का ही संकट हो जाए तो नहीं, कैसे संकट होगा? वजह तो बताइए ना, आप लोग कह रहे हैं संकट हो जाएगा, वजह बताइए। आपको मालूम है वजह? नहीं, अगर आप यूजीसी की बात करें तो यूजीसी की बात हो चुकी है, यूजीसी पे सीधे सरकार बैकफुट पर चली गई है। और फिर मैं कह रहा हूं,
हमको किसी के साथ जाना है और इनके साथ हमारा बड़ा अच्छा है, सुन तो लीजिए, विजय जी के साथ बड़ा अच्छा है और विजय जी ने हमको कुछ कर दिया ऐसा जिससे हम नाराज जाएं, और आप हमको दिन रात लठ लिए खड़े हुए हैं कि आओ तो बताते हैं, तो हम किसके साथ रहेंगे बताइए ना। आप पुचकारने वाले आएंगे अभी चुनाव, कहां पुचकार पाएंगे? मतलब जो कह ही रहे हैं ना वो तो कह रहे हैं कि हमारा पीडीए है। मुझे साफ साफ बताओ, मुझे कल स्टूडियो में, क्योंकि आज ये बंगाल की खूब बात चल रही है, तो एक सेफोलॉजिस्ट आए। ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण वोट और क्षत्रिय वोट समाजवादी पार्टी के साथ नहीं गया था। जब मुलायम सिंह यादव जब पहली बार सरकार में बन करके आई थी, तो आप ध्यान रखिएगा, राजा भैया ने विद्रोह किया था और पूरा एक क्षत्रिय समाज जो है वो अमर सिंह, मैं आपको कल का बता रहा हूँ, एक सुने तो एक सेफोलॉजिस्ट आए और उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों को लेकर के बहुत सतर्क रहना चाहिए, भाजपा को भरे बैठे हैं और नुकसान भी हो सकता है। 2002 में मायावती जी के साथ भी चले गए थे ब्राह्मण, पूरा का पूरा सरकार बनवा दी 2007 में। प्रियंका चतुर्वेदी ये मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि आपको ब्राह्मणों को लेकर थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। प्रियंका चतुर्वेदी जी बार बार बोल रहे हैं कि ब्राह्मणों की तरफ ध्यान दीजिए। तो उनको राजस्थान मिल जाएगी तो ब्राह्मण ठीक हो जाएंगे, या मथुरा से टिकट मिल जाएगा तो मथुरा से टिकट मिल जाएगा लोकसभा का। ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी का पक्का वाला मतदाता है, जो भी 11, 12, 13, 14 एग्जैक्ट तो जनगणना के बाद पता चलेगा, लेकिन जो आंकड़े आए हैं उसके हिसाब से अगर वो सबसे बड़ा समूह है तो जब दूसरे समूह वो बात करते हैं तो वो क्यों नहीं बात करेगा? और ब्राह्मण तो मुख्यमंत्री भी नहीं मिलता फिर भी भारतीय जनता पार्टी के साथ पूरी तरह से खड़ा है। भाई आप कल्याण सिंह से देख लीजिए, रामप्रकाश गुप्ता से देख लीजिए, राजनाथ सिंह से देख लीजिए, अभी योगी आदित्यनाथ देख लीजिए, उसको मुख्यमंत्री की कुर्सी पर न बैठने के बावजूद वो भाजपा के साथ है, और अगर उसके बावजूद उसको लगेगा तो जाहिर है हर समाज अपने लिहाज से समूह करता है। चुनौती है अभी ऐसी कोई चुनौती है नहीं, यूपी में अभी कोई चुनौती नहीं। अच्छा ठीक, आगे बढ़ते पश्चिम बंगाल की ओर एक बार फिर चलते हैं। मैं आपको शुभेंदु अधिकारी का एक दावा दिखा देता हूं, क्योंकि कल लास्ट डे था प्रचार का। तो शुभेंदु अधिकारी ने क्या बताया, कितने कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे, क्योंकि जो लोकल चेहरा है इस बीजेपी का इस चुनाव में वो तो शुभेंदु अधिकारी ही हैं, और लोग मानते हैं कि अगर बीजेपी जीतती है तो मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं। सुनिए। सेकंड फेज में पूरा भगवा लहर बम्पर वोटिंग होगा, 95% वोटिंग, सब जनता जाग चुका है, सुपड़ा साफ हो जाएगा। ममता एक आरोप लगा रही है कि सेंट्रल कांग्रेस का डिप्लॉयमेंट करके बीजेपी उपद्रव कर रही है, गुंडा को सीधा करने के लिए। ममता गुंडा है, सीधा करने के लिए कर रहा है। कह रहे हैं 95% वोटिंग होगी इस बार, 93% हुई थी फर्स्ट फेज में, और कह रहे हैं सुपड़ा साफ कर देंगे। खैर, अब लोग क्या सोच रहे हैं ये भी आपको बता देते हैं। तो मैं एक बार फिर, हमारे रिपोर्टर्स जो हैं वो लोगों के बीच में गए, जरा दिखा दीजिएगा। दूसरे राउंड की वोटिंग में शहरी इलाके ज्यादा हैं, क्या वहां ममता बनर्जी का रिकॉर्ड जो है वो टूटेगा? तो कोलकाता, मेन दक्षिण कोलकाता के रास बिहारी एवेन्यू विधानसभा सीट में लोगों का क्या मानना है और बताना है, ये देखिए। वहां पहुंचे हैं पवन नारा, हमारे सहयोगी। अब की बार वोटिंग को लेकर कितने एक्साइटेड हैं? लग रहा है परसेंटेज बढ़ पाएगा? हाँ, पता है बढ़ पाएगा। क्यों लग रहा है बढ़ेगा अब की बार? क्योंकि वोटिंग तो अभी तो चल रहा है ना, तो मुझे लग रहा है अभी बढ़ पाएगा। बढ़ पाएगा दादा? हाँ सर, परसेंटेज तो जरूर बढ़ेगा। बढ़ेगा। पिछली बार कम क्यों था शहरी इलाके में? देखिए, यहाँ का नियम ही ऐसा है, सबको एक उत्तेजना है, वोट देना है, वोट देना है। अगर मेरा नाम कट गई तो क्या होगा, ऐसी वाली डर भी है। इसीलिए वोट सबको देना है, चाहे काम हो चाहे ना हो। वोट किया था पिछली बार, अब की बार करने के लिए कितने उत्साहित हैं? अच्छा। कितना वोटिंग परसेंटेज रहेगा? यहाँ भी 90 के जैसा नहीं रहेगा, लेकिन 80-85 रहेगा। दादा, पहले फेज में 90% से ज्यादा वोट हुआ, सेकेंड फेज में वोटिंग परसेंटेज क्या रहेगा, क्या जनरल सोच लग रही है लोगों की? और कलकत्ता में थोड़ा कम क्यों रहता है? शहर में कम रहता है क्योंकि नॉर्मली यहाँ पे ज़्यादा लोग सर्विसमैन हैं, तो उनके ऑब्लिगेशंस रहता है अलग अलग। शायद कुछ लोग बाहर भी हैं, वोट नहीं कर पाते, तो शहर में इसलिए वोटिंग का परसेंटेज जनरली कम होता है। तो क्या 90% टाइप वाली हालत यहाँ भी होगी? जहाँ भी हो तो मतदान होगा बढ़िया करके, कोई तकलीफ नहीं है। जिसका जो मर्जी है वही वोट देगा। पहले होता था ऐसे मर्जी आसानी? हाँ, हम तो देखा है। हम तो वोटिंग को लेकर कितने एक्साइटेड? क्या वोट परसेंटेज में कलकत्ता अब की बार 90% छू सकता है? पास परसेंटेज क्या रहेगा कोलकाता का? 90% छू जाएगा। छू जाएगा। हाँ। क्या फर्क है अब की बार? पिछली बार जो 60-62 पे रह जाता था, अब 90% कैसे? अभी पब्लिक का होप शायद ज्यादा पिछली बार की तरह, तो शायद 90% का चांसेस है वोट।
ये वोटिंग परसेंटेज का सवाल क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि एसआईआर की वजह से तो वोट बढ़ा ही है, वोटिंग परसेंटेज बढ़ा ही है, लेकिन उसके ऊपर जाकर के पिछली बार 4-4.5% पहले फेज में वोट लोगों ने किया है पिछली बार से ज्यादा, वो महत्वपूर्ण है। और दोनों ही पार्टियां क्लेम कर रही हैं कि वो हमारा वोट है। और शहरों में चूंकि वोट कम होता है, ममता बनर्जी और शहरों में स्वीप करती हैं बंगाल के अंदर, इसीलिए बीजेपी की कोशिश है कि यहां पर लोग बाहर निकलें और वोट करें, तो उन जगहों की तस्वीर जो है बदली जा सकती है। सर ये अच्छा है, शुभेंदु जी बोल रहे हैं, मतलब उनसे यही उम्मीद की जाएगी कि वो कैंडिडेट भी हैं, चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट हैं एक तरह से, मतलब भले ही पार्टी ने कहा हो ना कहो, बीजेपी की सरकार बनेगी तो वो करेंगे और खुलकर वो हेड ऑन कर रहे हैं। मैं उनकी तारीफ इसलिए कर रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का अकेला नेता है, मतलब अब तो भारतीय जनता पार्टी में ही है और हेड ऑन कर रहे हैं। और हेड ऑन नहीं मान लीजिए इस इलेक्शन को बदला कैसे, यदि ये बीजेपी जीत जाती है तो उसमें एक और बड़ी वजह है कि वो नंदीग्राम के साथ भवानीपुर आकर भी लड़ रहे हैं। चाहते तो नंदीग्राम से लड़ लेते और चुनाव को करते, लेकिन भवानीपुर आकर उन्होंने हेड ऑन किया ममता के साथ, इससे उनका कद भी बढ़ा और मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के लिए भी एक माहौल बनता है कि आप इस तरह से लड़ाई लड़ रहे हैं और वहां पर वो कह सकते हैं कि नंदीग्राम से भागकर ममता जी भवानीपुर आ गए, लेकिन हम लड़ाई के लिए यहाँ पर भी आ गए, दौड़ा दिया। मतलब इन्होंने चूज की लड़ाई। इसमें कोई डाउट कि सर ये चीफ मिनिस्टर होंगे? निश्चित रूप से अमित शाह ने अगर जीते, सॉरी अगर भाजपा जीती, प्रतिशत शुभेंदु अधिकारी भी विपक्ष का नेता शुभेंदु अधिकारी को बनाया और जिस तरीके से पार्टी को उन्होंने लीड किया और अमित शाह जी ने जिस तरीके को सपोर्ट किया, और अमित शाह ने बहुत स्पष्ट बोला ना कि बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, जो बंगाल में जन्मा व्यक्ति होगा, जो बंगला जानता होगा। तो मुझे लगता है कि उन्होंने सारे सेंटिमेंट दे दिए। बार क्यों बताना पड़ रहा है भाजपा को? सर कल भी बोला अमित शाह ने, क्योंकि पार्टी को बताया जा रहा है बंगाली बोलने वाला, बंगाल में पैदा होने वाला वही बनेगा। बाहर का बताया जा रहा है, इसलिए बताया कि हमारे पास बंगाल का लोकल आदमी है। मुझे लगता है कि रिएक्ट करने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, जो पार्टी नैरेटिव सेट करती है वो पार्टी चुनाव जीतती है, जो पार्टी नैरेटिव पर रिएक्ट करती है वो पार्टी चुनाव हारती है। बंगाल के चुनाव में नैरेटिव भारतीय जनता पार्टी ने किया, बीच में थोड़ा सा भारतीय जनता पार्टी वो मछली उछली की तरफ फिसल गई, उसे इतना डेमोन्स्ट्रेट करने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन मोटा मोटी ये है कि बंगाल का नैरेटिव इस बार भारतीय जनता पार्टी ने किया है और यही उसके लिए जीत का रास्ता खोलता है। और जब शुभेंदु बनेंगे तो अभिषेक का बयान स्वाभाविक है, यदि 2 जगह से शुभेंदु को लड़ाया गया है तो मतलब एक ढंग का क्लियर मैंडेट है कि यदि जीतती है भारतीय जनता पार्टी तो वही मुख्यमंत्री। शुभेंदु मुख्यमंत्री बनेंगे तो अभिषेक बनर्जी का बयान आएगा कि शुभेंदु ममता की पाठशाला से निकले, जैसे लालू प्रसाद उसमें बीजेपी को प्रॉब्लम नहीं है।